हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल एक्सप्लोर नोवेल्स 2.0 में। मैं अपने चैनल पर सभी प्रकार के नोवेल्स को समराइज और एक्सप्लेन करता हूं। अध्याय 21। मेयर जियांग ज्यादातर समय शांतचित्त रहते थे। उन्होंने कभी भी आश्चर्य का कोई संकेत नहीं दिखाया। आयुष्मान को आश्चर्य हुआ। बूढ़े जियांग, आप आमतौर पर इतनी आसानी से घबराते नहीं हैं। भले ही आयुष ने काफी बड़ी संख्या में संपत्तियां खरीदी हों, लेकिन यह ऐसी चीज नहीं है जिस पर आपको इतना आश्चर्यचकित होना चाहिए। असली वजह क्या है? मेयर जियांग ने अपनी कलम नीचे रखी और अपनी कुर्सी की पीठ पर झुक गए। उन्होंने आयुष्मान के सवाल का सीधे जवाब नहीं दिया, बल्कि पूछा, चलो अब इसे एक तरफ रख देते हैं। ओल्ड सिंह, हालांकि आयुष ने बहुत सारी संपत्तियां खरीदी हैं, मुझे नहीं लगता कि यही कारण है कि आप मुझसे मिलने आए हैं, है ना? मुझे बताओ, तुम्हारी योजना क्या है? व्यापार उद्योग में आयुष्मान की दूरदर्शिता हमेशा बहुत सटीक रही है। चूंकि वे आज मेयर जियांग से मिलने आए थे, इसलिए यह निश्चित रूप से कोई मामूली बात नहीं थी। वास्तव में कुछ खास नहीं, आयुष्मान ने मुस्कुराते हुए कहा। चूंकि आयुष को खेलना पसंद है, इसलिए उसके पिता के रूप में मुझे उसका सहयोग करना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि उसका शरीर कितना कमजोर है। उसकी माँ और मैं उसे डांटना या मारना बर्दाश्त नहीं कर सकते। सौभाग्य से इस बार उसकी लापरवाही वास्तव में कुछ सार्थक है। मैं उसके साथ सहयोग करने की योजना बना रहा हूँ। चूंकि वह खेलना चाहता है, इसलिए मैं उसे कुछ सहायता दे सकता हूँ और चौथे लूप में सारी जमीन खरीद सकता हूँ। आयुष्मान ने रुककर चाय का प्याला हल्के से उठाया और चाय की चुस्की लेते हुए आगे कहा, मैं येलाई जियांग के आसपास की जमीन को विकसित करने के लिए 1 से 300 मिलियन युआन और निवेश करने की योजना बना रहा हूँ। मैं मूल रूप से सिर्फ एक जोखिम भरा निवेश कर रहा हूँ और देख रहा हूँ कि मुनाफा कैसे निकलता है। बूढ़े जियांग, तुम क्या सोचते हो? आयुष्मान की संपत्ति को देखते हुए रियल एस्टेट में निवेश करने के लिए 1 या 200 मिलियन युआन का निवेश करना वास्तव में उनके लिए कोई मायने नहीं रखता था। लेकिन मेयर जियांग का चेहरा पूरी तरह बदल गया। उन्होंने गंभीरता से कहा, ओल्ड सिंह, इस मुद्दे के बारे में मुझे लगता है कि आपको वास्तव में अपने बच्चे आयुष को धन्यवाद देना चाहिए। मेयर जियांग के शब्दों से आयुष्मान की जिज्ञासा जागृत हुई। ओह, ऐसा क्यों है? क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे घर के उड़ाव आयुष ने ये संपत्तियां खरीदकर सही काम किया हो? मेयर जियांग ने कड़वी मुस्कान देते हुए कहा, पहले मैं भाग्य पर विश्वास नहीं करता था, लेकिन अब ऐसा लगता है कि मेरे पास इस पर विश्वास करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। ये कहते हुए वह खड़ा हुआ, अपने पीछे किताबों की अलमारी से एक दस्तावेज निकाला और कहा, इसे देखो और तुम समझ जाओगे कि मेरा क्या मतलब है। तुम इतने रहस्यमयी क्यों बन रहे हो? आयुष्मान को दस्तावेज मिला। जब उसने तेजी से दस्तावेज को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। यह नहीं हो सकता। हमारा देश वास्तव में चौथे लूप को जब्त करने की योजना बना रहा है ताकि इसे एक विशेष आर्थिक क्षेत्र में विकसित किया जा सके। उनका ऐसा करने का इरादा है, लेकिन उचित नीति अभी तक पारित नहीं हुई है। इसके बावजूद क्या आप जानते हैं कि ये दस्तावेज अकेले कितना मूल्यवान है? मेयर जियांग धीरे से बैठे और गंभीर तरीके से कहा, हमारे रिश्ते के अनुसार मुझे आपको इसके बारे में सूचित करना चाहिए था, लेकिन सरकार ने अभी तक इस नीति को आधिकारिक रूप नहीं दिया है। इसलिए मैंने इसे अभी के लिए गुप्त रखने का फैसला किया है। मैं ये कहते हुए अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूँ कि तियानजिंग शहर में 10 से अधिक लोग इस दस्तावेज के बारे में नहीं जानते हैं। ये कहने के बाद मेयर जियांग ने एक गहरी सांस ली। मैंने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी, लेकिन वर्तमान स्थिति को देखते हुए आपके आयुष के पास काफी किस्मत है। या मुझे ये कहना चाहिए कि उन्हें सिंह परिवार की सटीक दूरदर्शिता विरासत में मिली है। ये बदचलन आदमी। आयुष के पिता जोर से हंसे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह संयोग से स्थिति को उजागर कर देगा। सरकार आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि अधिग्रहण करने की योजना बना रही है। अगर मेरा परिवार भूमि विकास का अनुबंध प्राप्त कर लेता है तो कई संभावनाएं हैं। अगर सरकार ने वास्तव में आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए भूमि का अधिग्रहण किया था, तो इसका मूल रूप से मतलब था कि यह भूमि तीव्र आर्थिक विकास वाले क्षेत्र में सबसे अच्छी स्थिति में थी। हालांकि अभी तक चीजों को अंतिम रूप नहीं दिया गया था, लेकिन जब तक उनके पास दिखाने के लिए दस्तावेज हैं, इस भूमि के टुकड़े का मूल्य बिना किसी संदेह के तुरंत दोगुना हो जाएगा। मेयर जियांग टर्नअबाउट कुर्सी पर बैठे मुस्कुराए और कहा, सच कहूं तो मुझे तुम पर दया आती थी, लेकिन अब मुझे तुमसे ईर्ष्या होती है। हो सकता है कि तुम्हारा आयुष वाकई समृद्ध हो। वह एक अच्छे परिवार में पैदा हुआ है और उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते हैं। हालांकि वह अक्सर फिजूल खर्ची करता है, लेकिन वह अकेले इस बार कुछ 100 मिलियन युआन कमाने में कामयाब रहा है। मैंने पहली बार ऐसे व्यक्ति के बारे में सुना है। ऐसा कहा जा सकता है कि उसके न तो कोई पूर्ववर्ती है और न ही उत्तराधिकारी जो इतना फिजूल खर्च है। मेयर जियांग की बातें सुनकर आयुष के पिता को अभूतपूर्व खुशी महसूस हुई। हाँ, ये निश्चित रूप से एक गुण है जो उसके पास होना चाहिए। आखिरकार वह मेरा बेटा है। वह जोर से हंसा। लगता है कि आज की यात्रा व्यर्थ नहीं गई। मैं इतनी कीमती जानकारी हासिल करने में कामयाब रहा। ठीक है, तो मैं जल्द से जल्द उस जमीन को खरीदने में 2 से 300 मिलियन युआन का निवेश करूंगा। हम इसके साथ खेलेंगे और देखेंगे कि परिणाम क्या होते हैं। हाँ, इस मामले को गुप्त रखना याद रखना। आखिरकार यह अभी पूरी तरह से तय नहीं हुआ है। मेयर जियांग ने उसे याद दिलाया।
आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आयुष्मान ने कहा, मैं किसी भी प्रतियोगी को रखने के लिए तैयार नहीं हूँ। ठीक है, मैं अब वापस जा रहा हूँ। समय किसी का इंतजार नहीं करता। मुझे जल्द से जल्द व्यवस्था करनी है। इस बारे में बात करते हुए, यह अच्छी बात है कि मैं उन जमीनों को खरीदने के लिए आयुष का इस्तेमाल कर सकता हूँ। किसी को भी शक करने का मौका नहीं मिलेगा। हा। जब आयुष्मान खुशी खुशी मेयर के कार्यालय से बाहर निकल रहा था, आयुष खुशी खुशी कक्षा में झपकी ले रहा था। इससे पहले उसने जी झिरुओं से पहले अपना बैग लाने के लिए कहा था। इसलिए जब आयुष कक्षा में दाखिल हुआ तो उसे आसानी से अपनी सीट मिल गई। फिर उसने बिना किसी और हलचल के अपना सिर मेज पर टिकाकर झपकी लेना शुरू कर दिया। वह वास्तव में सोने का नाटक कर रहा था ताकि वह अपने आसपास के सहपाठियों को अनदेखा कर सके। इस बीच वह अपने सहपाठियों के नाम और उनके साथ उनके संबंधों का पता लगाने के लिए जो कुछ उसने सुना था उससे जानकारी जुटा रहा था। उदाहरण के लिए, उसके बगल में बैठा लड़का किनले बांग था। वह एक गेमिंग उत्साही था जो अपना अधिकांश समय गेम खेलने में बिताता था। उसके सामने बैठी लड़की का नाम कोंगवान बाई था। उसका शौक सजना संवरना, नए फैशन ट्रेंड को समझना वगैरह था। उसकी पारिवारिक पृष्ठभूमि और स्थिति के कारण किसी भी शिक्षक ने कक्षा में आयुष के सोने के बारे में एक शब्द भी बोलने की हिम्मत नहीं की। वे अन्य सहपाठियों से अपनी आवाज़ कम करने के लिए कहने की हद तक चले गए ताकि उसकी नींद में खलल न पड़े। इस प्रकार जब दोपहर को स्कूल समाप्त हुआ तो आयुष ने पूरी कक्षा की स्थिति और जानकारी को पहले ही समझ लिया था। मृत्यु वर्ग में कुल 42 लोग थे, 18 पुरुष और 24 महिलाएं। मोटे तौर पर कहें तो यह वर्ग 2 गुटों में बंटा हुआ था। पुरुष गुट का नेता फेंग यूचेंग था। उसका परिवार तियानजिंग शहर के पास 4 स्टील खदानों का मालिक था और उसके पास 500 मिलियन युआन से ज्यादा की संपत्ति थी। वह एक मानक नवधनाढ्य था जो अपना पैसा बेतहाशा खर्च करता था और उसके बहुत सारे समर्थक थे। महिला गुट की नेता डिंग युनमेंग थी। उसके परिवार ने रियल एस्टेट से एक साम्राज्य खड़ा किया था और उसकी कुल संपत्ति लगभग 600 मिलियन युआन थी। अपने पिछले जीवन के शब्दों का उपयोग करते हुए वह लोगों के सामने सहज व्यवहार करती थी और उसे टॉमबॉय के रूप में वर्णित किया जा सकता था। भाईचारे के रिश्ते के लिए वह सबसे बढ़िया विकल्प थी। इसके अलावा आयुष ने एक महत्वपूर्ण खबर के बारे में भी स्पष्ट रूप से सुना। खबर ये थी कि एक लड़की थी जिसका उपनाम ब्लड कॉन्सुबाइन था जो शायद ही कभी कक्षा में आती थी। हालांकि वह न केवल पूरी कक्षा बल्कि पूरे स्कूल की अनौपचारिक नेता थी। उसकी पृष्ठभूमि एक रहस्य थी। ऐसा कहा जाता था कि जब भी वह दिखाई देती थी खून बहता था। उसने कई लड़कों के सिर तब तक मारे थे जब तक कि वे खून से लथपथ नहीं हो गए, इसलिए उसका नाम ब्लड कॉन्सुबाइन रखा गया। इस हिंसक किस्म की लड़की के मामले में आयुष बस उससे जितना हो सके उतना दूर रहना चाहता था। हालांकि उसका स्वास्थ्य गुण 45 तक बढ़ गया था, फिर भी यह एक औसत व्यक्ति के स्वास्थ्य से काफी दूर था। उन्होंने शीघ्र मृत्यु की योजना नहीं बनाई थी। ये वो महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसे इकट्ठा करने में आयुष ने पूरी दोपहर बिताई। फिर लंच ब्रेक का समय आ गया। अध्याय 22। ईश्वर स्तर के अपव्ययी व्यक्ति होने का संकल्प करते हुए इस 1 घंटे के छोटे से भोजनावकाश में अपना समय कहाँ बर्बाद किया जाए, ये पता लगाना एक गंभीर समस्या थी। स्पष्ट रूप से कैंटीन पर्याप्त नहीं थी। आयुष का इस समय पूरे स्कूल का लंच खरीदने का इरादा नहीं था। इस बारे में सोचने के बाद उसने स्कूल छोड़ने और बाहर अच्छा लंच करने का फैसला किया। एक अपव्ययी व्यक्ति होने के नाते स्कूल के बाहर खाना बहुत सस्ता होगा। इसलिए आयुष ने अपने गुर्गों को बुलाया कि वे उसे उस होटल में भेजें जिसे उसने एक दिन पहले ही लंच के लिए खरीदा था। यह उसकी स्थिति के अनुकूल था। यात्रा के लिए ईंधन की लागत की चिंता उनके मन में बिल्कुल भी नहीं थी। वह ऐसा करेगा क्योंकि उसने मन ही मन ऐसा करने का निश्चय कर लिया था। लंच की घंटी बजते ही आयुष ने अपना सामान पैक किया और चल पड़ा। आखिरकार उसके पास सिर्फ 1 घंटा और 20 मिनट का समय था। कक्षा से बाहर निकलते हुए आयुष को काजल को कक्षा के बाहर इंतजार करते देखकर झटका लगा। हाँ, आज मेरी शिनिक्सन इतनी पहल क्यों कर रही है? ऐसा नहीं लगता कि तुम ऐसा करोगे। जब तक आयुष ने बाएं और दाएं देखा, वहां कोई नहीं था, जब तक कि मेरी शिनिक्सन आखिरकार मेरी मंगेतर बनने की भूमिका में न आ जाए। मैंने नहीं किया। काजल को समझ में नहीं आया कि वह हर बार आयुष को देखकर इतनी परेशान क्यों हो जाती थी। मैं बस ये देखना चाहती थी कि तुम कैसी हो और साथ ही तुम्हारे साथ लंच भी करना चाहती थी। अपने घमंड के कारण काजल ने कभी भी आयुष को लंच के लिए बाहर नहीं बुलाया होता, लेकिन उसके पिता ने उसे फोन करके बताया था कि आयुष परिवार ने आपातकालीन निधि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी है। इसलिए उनके रिश्ते को ध्यान में रखते हुए काजल को लगा कि उसे आयुष के साथ बेहतर व्यवहार करना चाहिए, भले ही वह कितनी भी अनिच्छुक हो। लेकिन इस दुनिया में ऐसा ही था। अगर वह अच्छी नहीं होती तो वह आयुष को अनदेखा कर सकती थी। काजल एक दयालु लड़की थी। छोटी उम्र से ही उसे विश्वास था कि अगर दूसरे उसके साथ अच्छे हैं तो वह दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करने की पूरी कोशिश करेगी, चाहे वह कितनी भी अनिच्छुक क्यों न हो। यही कारण था कि उसने आयुष से संपर्क करने की पहल की थी। आयुष को छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं थी। काजल के प्रति भी उसका कोई बुरा इरादा नहीं था। शायद झगड़ना भी एक दूसरे के साथ घुलने मिलने का एक तरीका था। आयुष ने अपनी उंगलियां चटकाईं। ये कैसा रहेगा? चलो लंच के लिए बाहर चलते हैं। एक सुंदर महिला के साथ देखा जाना एक सुपर फिजूल खर्च के लिए अच्छा होगा।
ठीक है, काजल ने अनिच्छा से सहमति जताई। हम कहाँ जा रहे हैं? क्या आपको पूछने की जरूरत है? ये लाई जियांग, बेशक, आयुष ने आगे बढ़कर कहा। अगर मैं दोपहर के भोजन के लिए कुछ किलोमीटर की यात्रा नहीं करता तो मैं उन लोगों को निराश कर रहा हूं जो मुझे जानते हैं। काजल ने इस बार चुप रहना ही उचित समझा, लेकिन उसके विचार उसके चेहरे के भावों पर प्रतिबिंबित हो रहे थे। इस भटके हुए लड़के के साथ देखा जाना कितना अपमानजनक है। स्कूल के गेट पर जी झिरवो इंतजार कर रही थी। आयुष को अपनी ओर आते देख उसने फुसफुसाते हुए उसका स्वागत किया। युवा मास्टर दाली, मैं लियू मिंगचेंग की कार यहाँ तक लेकर आई हूँ। ये वहाँ खड़ी है। उसने कार की ओर इशारा किया। जी झिरवो जिस दिशा में इशारा कर रहे थे उस दिशा में देखते हुए आयुष ने एक चौड़ी सड़क के किनारे खड़ी एक नारंगी पीली स्पोर्ट्स कार देखी। इसकी बॉडी सुव्यवस्थित थी, चेसिस नीची थी, हुड पर एक चमकदार सुनहरा त्रिशूल था और कार के दोनों तरफ पंख थे। आयुष ब्रांड या उसके मूल्य के बारे में बहुत निश्चित नहीं था, लेकिन यह निश्चित रूप से सस्ता नहीं लग रहा था। आयुष ने मुड़कर काजल से पूछा, शिनिक्सन, लियू मिंगचेंग ने कहा था कि वह ये कार मुझे देगा, लेकिन मैं इसे चलाने के लिए बहुत आलसी हूँ। तुम इसे क्यों नहीं लेते? काजल ने अपना सिर हिलाया। मैं उसकी कोई भी चीज़ नहीं छूऊंगी। मैं उसे नहीं लूंगी, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। मैं तो बस मजाक कर रहा हूं। आयुष ने हंसते हुए दूर खड़े गुर्गों की तरफ हाथ हिलाया। अरे इधर आओ। नौकरों ने आयुष को स्कूल के गेट से बाहर आते देखा था, लेकिन वे उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाए क्योंकि जी झिरवो भी वहां था। उन्होंने आयुष और जी झिरवो को परेशान करने की हिम्मत नहीं की थी। जब उन्होंने आयुष को हाथ हिलाते हुए देखा तो वे दौड़कर आए। हाँ मास्टर, आपको क्या चाहिए? आयुष ने अपनी नाक खुजाई। आगे बढ़ो और कुछ ईंटें, स्टील पाइप और हथौड़े ढूंढो, फिर जल्दी से वापस आओ। जल्दी करो, मुझे थोड़ी भूख लगी है। हाँ मास्टर। तीनों नौकर तुरंत भाग गए और 6 महिला नौकरों को आयुष के पास इंतजार करते हुए छोड़ दिया। लिंग शियाओई ने उत्सुकता से पूछा, युवा मास्टर, ये है? क्या आपको ये पूछने की जरूरत है? मैं बेशक बर्बाद कर रहा हूँ, आयुष ने स्वाभाविक रूप से कहा। जल्द ही 3 नौकर 2 भारी हथौड़े और एक मोटी स्टील की पाइप लेकर दौड़ते हुए वापस आए। वे सावधान की मुद्रा में खड़े हो गए। युवा मास्टर, क्या किसी ने आपको धमकाया है? हम जाकर उसकी टांगें तोड़ देंगे। यह एक बहुत ही मजेदार दृश्य था जिसमें कुछ नौकर किसी की टांगें तोड़ने की बात कर रहे थे। किसी ने मुझे तंग नहीं किया। आयुष ने लियू मिंगचेंग की लग्जरी स्पोर्ट्स कार की ओर इशारा किया। इस कार को तोड़ दो, इसे टुकड़ों में तोड़ दो। वैसे भी कोई भी इस बेकार चीज को नहीं चाहता। हाँ, सावधान रहो कि यह फट न जाए। हॉन्फना। काजल अवाक रह गई। जी झिरवो भी अवाक रह गई। लिंग शियाओई और अन्य नौकर भी अवाक रह गए। जी झिरवो ने आयुष के सहपाठी होने के नाते थोड़ा और साहस दिखाया और उसे मनाने के लिए आगे आए। युवा मास्टर दाली, यह एक पोसाइडन है। इनमें से एक की कीमत 700,000 युआन है। क्या इसे ऐसे ही बर्बाद करना दुखद नहीं है? मुझे पता है। आयुष ने जी झिरवो को भावशून्य होकर देखा। मैं इसे नष्ट करने के लिए बहुत आलसी हूं क्योंकि इसकी कीमत केवल 700,000 युआन है। मैं बस इसे सुनना चाहता हूं। उसने मुड़कर तीनों नौकरों की ओर देखा। इसे नष्ट कर दो। हाँ मास्टर। इससे पहले आयुष के घर में उसकी माँ रानी लैन रुक्सी ने अपने नौकरों को आयुष के हर निर्देश का पालन करने का निर्देश दिया था। भले ही उनके सामने आग का गड्ढा हो, जब तक आयुष उन्हें कूदना चाहता था उन्हें उसमें कूदना पड़ता था। अब वह बस उन्हें एक कार को नष्ट करने के लिए कह रहा था, इसलिए उन्होंने बिल्कुल भी संकोच नहीं किया। धमाका 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 धमाका। तीनों नौकरों ने अपने हाथों में हथौड़े घुमाए और 740,000 युआन के पोसाइडन को तोड़ना शुरू कर दिया। खिड़कियों के टुकड़े टुकड़े होने से हवा में जोरदार धमाका हुआ। कुछ ही मिनटों में कार जंगली सुअरों द्वारा रौंदे जा रहे चावल के बैग की तरह दिखने लगी। ये बिल्कुल वैसी नहीं दिख रही थी जैसी पहले दिखती थी। अध्याय 23। इस दृश्य ने आसपास के सहपाठियों का ध्यान आकर्षित किया, जिससे उनमें से अधिकांश चौंक गए। वे दूर से देखते रहे, इशारा करते रहे और आपस में बातें करते रहे। वह लियू मिंगचेंग की कार जैसी दिखती है। हाँ, ये सही है, लाइसेंस प्लेट सही है। इसे ऐसे ही बर्बाद कर दिया गया। वह वास्तव में एक अपरिय व्यक्ति है जो 700,000 युआन की कार को ऐसे ही बर्बाद कर रहा है। हम ये समझने की उम्मीद नहीं कर सकते कि उसके जैसे लोग कैसे सोचते हैं। बस चुप रहो और देखो। ये लियू मिंगचेंग के लिए बहुत अपमानजनक है। हाँ, मालिक के सामने सार्वजनिक रूप से और दिन के उजाले में कार को नष्ट करना, ये कौन बर्दाश्त कर सकता है? लियू मिंगचेंग देख रहा है। कोने में खड़े होकर लियू मिंगचेंग गुस्से से भर गया। भले ही उसने कार आयुष को दे दी थी, लेकिन वह उसकी थी। वह आयुष के पास जाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया, भले ही वह अपनी कार को सार्वजनिक रूप से क्षतिग्रस्त होते देखकर परेशान था। आयुष ने पहले भी जब बेहोश होकर गिरा था तो उसने बहुत बड़ा हंगामा मचाया था। लियू मिंगचेंग आयुष को डराकर उसे फिर से बेहोश करने के परिणामों को सहन नहीं कर सका। मास्टर लियू, अब हमें क्या करना चाहिए? उनके अधीनस्थ ने उत्सुकता से पूछा, क्योंकि उन्होंने पोसाइडन ट्राइडेंट को इस हद तक नष्ट होते देखा कि वे पहचान में नहीं आ रहे थे। क्या हम उसे दिखाएं कि हम क्या करने में सक्षम हैं? तुम्हारा मतलब है उसे पीटना?
लियू मिंगचेंग ने अपने दांत भींचे। उसके बाद तुम सब धरती से गायब हो जाओगे। ऐसे बीमार व्यक्ति को मुक्का मारने की हिम्मत कौन करेगा? मैंने आज सुबह उसे छुआ तक नहीं, फिर भी मैंने अपनी कार उसके हाथों खो दी। फिर भी तुम उसके साथ कुछ करने की हिम्मत कर रहे हो। उसके मातहतों ने अपनी असहमति जताई। क्या? फिर हम क्या कर सकते हैं? बस देखते रहें। जैसा कि प्रतीत होता है, तियानजिन कॉलेज को 4 गुटों में विभाजित किया जा सकता है। आयुष के सिंह परिवार ने एक गुट का नेतृत्व किया, जिसमें मुख्य रूप से वर्ष 2 कक्षा 14 के लोग शामिल थे। मास्टर लियू मिंगचेंग ने एक और गुट का नेतृत्व किया, मुख्य रूप से वर्ष 2 कक्षा 6 से। इन 2 गुटों के बीच कभी न खत्म होने वाला झगड़ा लग रहा था। पहले लियू मिंगचेंग का हमेशा आयुष के खिलाफ ऊपरी हाथ था। अब स्थिति बदल गई थी। 500,000 युआन को ध्यान में रखे बिना भी लियू मिंगचेंग ने आयुष को दिया। जब आयुष ने सबके सामने उसकी कार को तोड़ दिया तो वह पूरी तरह से अपमानित हुआ। अन्य 2 गुटों में से एक का नेतृत्व वर्ष 3 के प्रतिभाशाली डू जियानबाई ने किया था। वह एक विशिष्ट राजकुमार था जो दिमाग और ताकत दोनों में श्रेष्ठ था। वह अनगिनत युवा लड़कियों की नज़र में आदर्श प्रेमी भी था। अंतिम गुट का नेतृत्व वर्ष 1 के बू लिक्सू ने किया था। वह दुनिया के 500 सबसे मजबूत उद्यमों में से एक का युवा स्वामी था। हालांकि उसका परिवार आयुष के परिवार की तुलना में बहुत कम स्तर पर था, लेकिन उनके मूल्य को बढ़ाने की संभावना थी। वर्ष 3 और वर्ष 1 के इन 2 गुटों में से वर्ष 3 का डू जियानबाई जल्द ही स्नातक होने वाला था और विश्वविद्यालय में आगे बढ़ने वाला था, इसलिए उसने स्कूल में ज़्यादा परेशानी नहीं पैदा की। वर्ष 1 के बू लिक्सू की आर्थिक ताकत आयुष और लियू मिंगचेंग से बहुत कम थी, इसलिए उसने उनके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं की, जिससे आयुष और लियू मिंगचेंग के गुट सबसे अधिक समस्याग्रस्त हो गए। अब लियू मिंगचेंग पूरी तरह से अपमानित हो चुका था। वह गुस्से से आग बबूला था, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता था। उसने पलटकर कहा, मैं आज हार स्वीकार करता हूँ। चलो चलें। जाने से पहले उसने काजल पर एक नज़र डालना नहीं छोड़ा। आज उसके पास आयुष के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं थी और वह केवल आयुष को काजल के साथ अपनी कार को बर्बाद करते हुए देख सकता था। थोड़ी देर बाद भीड़ तितर बितर हो गई। आयुष, जो ध्यान का केंद्र था, गुटों के बीच संघर्षों के बारे में ज्यादा परवाह नहीं करता था। वह पहले ही पृथ्वी पर मर चुका था और इस दुनिया में यात्रा कर चुका था। इस तरह के संघर्ष सिर्फ बच्चों का खेल थे। जहां तक लियू मिंगचेंग की कार को बर्बाद करने की वजह का सवाल है, आयुष को बस ये सुनने से खुशी मिलनी थी कि यह बर्बाद हो गई है। वह लियू मिंगचेंग की कार नहीं चला सकता था, इसलिए अगर वह कुछ बर्बाद करना चाहता था तो यह सही विकल्प था। अपने परिवार की कारों को बर्बाद करने का कोई कारण नहीं था। एक कार को बर्बाद होने में कितना समय लगता है? आयुष को अब पता चल गया था, केवल 3 मिनट। सिर्फ 3 मिनट में लियू मिंगचेंग की 700,000 युआन की लग्जरी कार, जो धरती पर एक लैम्बोर्गिनी की कीमत लगभग 3.5 मिलियन युआन के बराबर है, कबाड़ बन गई। कबाड़ के ढेर में सिर्फ एक टेढ़ा मेढ़ा त्रिशूल और एक देवदूत के पंख का ढांचा ही पहचाना जा सकता था। हर जगह कांच के टूटे टुकड़े बिखरे पड़े थे। आयुष ने अपनी उंगलियां चटकाईं। कबाड़ धातु बेच दो। आह, कार के टूटने की आवाज बहुत सुकून देने वाली और आरामदायक थी। वह काजल की ओर मुड़ा। ठीक है शिनिक्सन, चलो अब लंच के लिए चलते हैं। तुम्हें क्या खाने का मन है? कोई भी, कुछ भी चलेगा। आयुष के पास खड़े होने से काजल को सुस्ती महसूस हुई। तो फिर चलो चलें। वे सोअरिंग एंजल में सवार हुए और 3 प्रार्थना स्वर्गदूतों के साथ ये लाइजियांग की ओर चल पड़े। यात्रा में कोई बाधा नहीं थी, जब तक वे एक जंक्शन पर नहीं पहुंच गए। एक बूढ़ा आदमी जो लगभग 60 साल का लग रहा था, इलेक्ट्रिक स्कूटर चला रहा था। ऐसा लग रहा था कि उसके ब्रेक काम नहीं कर रहे थे, क्योंकि वह एक तरफ से दूसरी तरफ मुड़ गया और सोअरिंग एंजल से टकरा गया जहां आयुष बैठा था। आयुष की कार से टकराने पर जोरदार आवाज हुई। धमाका। ड्राइवर अवाक रह गया और बूढ़ा आदमी अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर से गिर गया। आयुष भी अवाक रह गया। कार का साइड मिरर टूट गया। अपने द्वारा की गई दुर्घटना को देखकर बूढ़ा व्यक्ति पूरी तरह से अचंभित रह गया। हालांकि उसे कुछ भी नहीं पता था और वह दूरदर्शी भी था, फिर भी वह जानता था कि वह कार को हुए इस नुकसान की भरपाई नहीं कर सकता। वह चाहे जो भी करे, सिर्फ साइड मिरर की भरपाई नहीं कर सकता था। अपने सामने की स्थिति का सामना करते हुए ड्राइवर कार से बाहर निकलने और बूढ़े आदमी पर भड़कने के लिए तैयार था। यह एक सोअरिंग एंजल थी, जो 4 मिलियन युआन से अधिक की एक लग्जरी कार थी। साइड मिरर को बदलने में कम से कम 30,000 युआन खर्च होंगे। अब जब ये टूट चुका था तो ड्राइवर के तौर पर वह चुप नहीं रह सकता था। इससे पहले कि ड्राइवर कार से उतर पाता, आयुष ने कार की खिड़की नीचे की और सड़क के किनारे बैठे डरे हुए बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी, तुम अभी भी यहाँ क्यों बैठे हो? क्या तुम भाग नहीं जाओगे? भागो। बूढ़ा आदमी स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पा रहा था कि आयुष क्या कह रही थी। हाँ, तुमने मेरी कार में टक्कर मारी है और तुम हर्जाना नहीं चुका पाओगे। तुम्हें भाग जाना चाहिए, बजाय इसके कि मैं तुमसे हर्जाना मांगूं। आयुष ने अपना सिर झुकाया, जमीन पर पड़े बूढ़े आदमी को देखा। बूढ़े आदमी, तुम बहुत ज्यादा नैतिक हो। इस समय कौन परवाह करेगा कि नैतिक होना है या नहीं? भागना मूर्खता होगी। बूढ़े आदमी ने खुद को और अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर को उठाया और बिना कुछ सोचे समझे दौड़ना शुरू कर दिया।
वह किसी 60 साल के व्यक्ति की तरह नहीं दिख रहा था जो अभी अभी दुर्घटना का शिकार हुआ हो, बल्कि ऐसा लग रहा था कि वह कोई प्रतियोगिता में भाग ले रहा हो। देखो, वह कितनी तेजी से भाग रहा है। वह अपने बचपन में धावक रहा होगा। खिड़की बंद करते हुए आयुष हंसा। ठीक है, चलो जल्दी से चलते हैं, मुझे भूख लगी है। तुमने उसे ऐसे ही जाने दिया, काजल ने घबराहट में कहा। उस साइड मिरर को बदलने में 20,000 से 30,000 युआन का खर्च आएगा। अगर वह खुद को बेच भी दे तो भी वह इसे वहन नहीं कर पाएगा। भूल जाओ, मैं वैसे भी एक फिजूल खर्च हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं अभी फिजूल खर्ची नहीं करूँगा तो फिर मैं ऐसा कब कर सकता हूँ? आयुष हंसा। क्यों शिनशिन, क्या तुम मुझसे हमें मुआवजा मांगने का इरादा कर रहे थे? मैंने उससे हमें मुआवजा देने के लिए नहीं कहा होता। वह बस एक गरीब बूढ़ा आदमी है। मैं बस उत्सुक थी। काजल शर्मा गई और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, अजीब तरह से सोचते हुए, भले ही वह एक अपव्ययी है, वह एक बुरा आदमी नहीं है। आयुष ने जो कहा उससे वह पागल हो गई। चूंकि शांति ही शांति है, इसलिए हमें जश्न मनाना चाहिए। कार का साइड मिरर टूट गया था और उसे कोई मुआवजा नहीं मिला था, फिर भी वह जश्न मनाना चाहता था। अतीत से लेकर अब तक केवल आयुष ने ही ऐसा कुछ किया था। केवल और केवल एक, कोई अन्य नहीं। अध्याय 24। जब गाड़ियां ये लाइजियांग के पास तियानजिन फोर लूप्स के पास पहुंची तो आयुष ने ड्राइवर से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि हमने कल कौन से होटल बुक किए थे? मैंने कल रात ध्यान नहीं दिया। ड्राइवर ने चुपके से अपना ठंडा पसीना पोंछा। इस छोटे से बच्चे ने यह भी नहीं देखा कि उसने क्या खरीदा है। केवल वही ऐसा करने में सक्षम है। हालांकि ड्राइवर ने यही सोचा था, फिर भी उसने जवाब दिया, कुल 3 होटल थे। युवा मास्टर, आप किसका निरीक्षण करना चाहेंगे? निरीक्षण, ये कहने का एक अच्छा तरीका है। सभ्य होना वाकई अलग बात है। आयुष खुशी से झूम उठा। हम निश्चित रूप से सबसे अच्छे स्कूल में जाएंगे। जल्दी करो, 20 मिनट बीत चुके हैं। अगर हम जल्दी नहीं करेंगे तो हमें क्लास में लौटने में देर हो जाएगी। भले ही आयुष दुनिया का नंबर 1 भटका हुआ लड़का था, लेकिन वह इतना विचारशील था कि वह क्लास के लिए देर से नहीं आना चाहता था। अगर वह देर से लौटा और उसके माता पिता को चिंता में डाल दिया तो यह इसके लायक नहीं था। आखिरकार उसके माता पिता उससे बहुत प्यार करते थे। ये यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। ड्राइवर ने कार में लगे इंटरकॉम का इस्तेमाल करके 3 प्रार्थना स्वर्गदूतों में मौजूद दूसरे नौकरों को निर्देश दिया। युवा मास्टर हंगलुंग होटल में लंच करना चाहते हैं। आगे जंक्शन पर बाएं मुड़ें और 100 मीटर आगे दाएं मुड़ें। इंटरकॉम के माध्यम से नौकरों ने जवाब दिया, हाँ, हम युवा मास्टर के निर्देशों का पालन करेंगे। हंगलुंग होटल वेस्ट तियानजिन फोर लूप्स में सबसे महंगे होटलों में से एक था। इंटीरियर आलीशान और आकर्षक था और लोकेशन भी अच्छी थी। यह अफसोस की बात थी कि अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं थी, जिससे खर्च बढ़ गए। यह मुश्किल से चल रहा था और पैसे नहीं कमा रहा था। बैंक में रखे पैसे पर भी ब्याज मिलता था। हालांकि यह गारंटी थी कि इस विशाल होटल को कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन जमीन का मूल्य नहीं बढ़ रहा था। इससे सिर्फ संसाधनों की बर्बादी हो रही थी। अन्यथा अमित्र भाई करुण सिंह इस जगह से छुटकारा पाने की इतनी जल्दी में नहीं होते। बाहरी लोगों के लिए शायद केवल आयुष ही यह जगह खरीदेगा। आयुष को इन सब बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने ये जगह सिर्फ मौज मस्ती और सुविधा के लिए खरीदी थी। हंगलुंग होटल ये लाइजियांग से सिर्फ 300 मीटर की दूरी पर था। वे हंगलुंग होटल पहुंचे और कार से उतरे। जब मास्टर आयुष ने 6 मंजिला होटल को देखा और दरवाजे के दोनों तरफ 2 विशाल फूलदानों को देखा तो उन्होंने सहमति जताते हुए सिर हिलाया। सजावट खराब नहीं है। मेरे भाई ने किसी अज्ञात स्रोत से मुझे इतना बढ़िया होटल बेचा, यह आश्चर्यजनक है। होटल में प्रवेश करते ही फ्लोर मैनेजर, जिसे ये खबर मिली थी कि होटल के नए मालिक का आगमन हो रहा है, ने आयुष का स्वागत किया। उसने झुककर आयुष का अभिवादन किया। आप यहाँ हैं, यंग मास्टर सिंह। वह काजल की ओर मुड़ा और उसे भी प्रणाम किया। यंग मैडम, आप भी यहाँ हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अब हर कोई उसे युवा मैडम कहकर बुला रहा था। काजल ने अनिच्छा से अभिवादन स्वीकार किया। उसका चेहरा शर्मिंदगी से लाल हो गया। चूंकि उसकी सगाई आयुष सिंह से हुई थी, इसलिए दूसरों को एक युवा मैडम की जानकारी देना ही उचित था। ये कम से कम वह कर सकती थी क्योंकि उसका परिवार सिंह परिवार का ऋणी था। काजल ने सिर हिलाया और धीरे से कहा, नमस्ते। औपचारिकता निभाने की कोई जरूरत नहीं है। धन्यवाद यंग मैडम। उनका अभिवादन करने के बाद फ्लोर मैनेजर ने आयुष से पूछा, यंग मास्टर, आज आप क्या खाना चाहेंगे? हमारे सभी व्यंजन बहुत ही प्रामाणिक हैं। हमें बस यह नहीं पता कि यंग मास्टर और यंग मैडम के स्वाद के हिसाब से क्या होगा। फ्लोर मैनेजर शिष्टाचार के नाते पूछ रहा था। सामान्य परिस्थितियों में आयुष को काजल से विनम्रता से पूछना चाहिए कि वह क्या खाना पसंद करेगी और बैठने के लिए एक रोमांटिक जगह ढूंढनी चाहिए। वे दोनों मेनू को पलटेंगे, कुछ बेहतरीन व्यंजन ऑर्डर करेंगे और शेफ द्वारा व्यंजन पकाने का इंतजार करते हुए बातें करेंगे। शायद वह किसी को जिता बजाने के लिए व्यवस्थित कर सकता है, जबकि वे दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जान सकें। स्पष्टतः आयुष कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। इतिहास में सबसे बड़े अपव्ययी होने के नाते आयुष ने बेपरवाही से कहा, मुझे भी नहीं पता कि मेरे स्वाद के लिए क्या उपयुक्त है। क्या ये ठीक रहेगा कि शेफ से कहा जाए कि वे मेन्यू से कुछ अच्छे व्यंजन चुनें और उनमें से एक को जल्दी से तैयार कर दें?
मैं उन सभी को आजमा कर देखूंगा और फिर तय करूंगा कि मेरे स्वाद के लिए कौन सा भोजन उपयुक्त है। काजल, लिंग शियाओई, ड्राइवर, अन्य नौकर। फ्लोर मैनेजर पसीने से तरबतर था और बड़बड़ा रहा था। ठीक इसी समय एक नौकर आगे की ओर दौड़ा और उपदेश दिया। अगर हमारा युवा मास्टर पूर्व की ओर जाने को कहता है तो तुम पश्चिम की ओर नहीं जाओगे। अगर वह चाहता है कि तुम कुत्ते को पकड़ो तो तुम मुर्गी नहीं पकड़ोगे। अगर वह चाहता है कि तुम हर व्यंजन में से एक बनाओ तो तुम हर व्यंजन में से एक बनाओगे। कोशिश करो और देखो कि अगर तुम एक व्यंजन कम बनाओ तो क्या होता है। ये नौकर वाकई बहुत होशियार है। आयुष ने अपनी उंगलियां चटकाईं। ठीक कहा, इसे 5000 युआन टिप दो। नौकर का चेहरा खुशी से चमक उठा और उसने सिर हिलाकर प्रणाम किया। धन्यवाद यंग मास्टर, आप अमर रहें, आप दुनिया पर राज करें। बाकी नौकर ईर्ष्या से जल रहे थे। वे इतना अच्छा अवसर कैसे चूक सकते थे। फ्लो मैनेजर को धीरे धीरे स्थिति समझ में आ गई। आयुष ने जो कुछ भी कहा वह शाही फरमान था। कहने को कुछ नहीं बचा था। वह बस बाकी लोगों को जल्दी से व्यंजन तैयार करने का निर्देश दे सकता था। आयुष ने काजल को खिड़की के पास एक टेबल पर खींच लिया और मुस्कुराया। मुझे भी नहीं पता कि तुम्हें क्या खाना पसंद है, इसलिए मैंने उनसे हर चीज में से एक बनाने को कहा। कुछ तो जरूर होगा जो तुम्हें पसंद आएगा। इसके अलावा तुम्हें ये होटल कैसा लगा? मुझे लगता है कि मैंने इसे अच्छी कीमत पर खरीदा है। हालांकि काजल का परिवार बुरा नहीं था, लेकिन उनकी तुलना आयुष के परिवार से नहीं की जा सकती थी। काजल अक्सर ऐसी चीजों के संपर्क में नहीं आती थी। शुक्र है वह बाकी लोगों से ज्यादा समझदार थी और हर चीज के बारे में थोड़ा बहुत जानती थी। उसने चारों ओर देखा और जल्दी से कहा, संक्षेप में, ये जगह अच्छी लगती है, लेकिन ऐसा लगता है कि इसमें कुछ कमी है। उसने कुछ पल सोचा और दृढ़ता से कहा, रंग थोड़े ठंडे लगते हैं। ये जीवंत नहीं लगता। ठंडा, जीवंत नहीं। आयुष ने अपनी ठुड्डी रगड़ी। ओह, तुम कह रहे हो कि रंग थोड़े ठंडे हैं? क्या इसका मतलब है कि इसमें हरा रंग कम है? यह एक अच्छा विचार है। उसने एक पल के लिए सोचा, फिर फ्लोर मैनेजर को बुलाया। तुम यहाँ आओ। फ्लोर मैनेजर दौड़कर आया। युवा मास्टर, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आयुष ने लॉबी के बीच की ओर इशारा किया। कल उस जगह को तोड़कर एक गहरा गड्ढा खोदो। कृत्रिम झरने वाला एक तालाब बनाओ। कुछ कोई पालें। जब मेरे पास समय होगा तो मैं मछली पकड़ने आऊंगा। अरे हाँ, तालाब के चारों ओर कुछ फूल और घास लगाओ और कुछ लॉन घास भी लगाओ। कुछ पेड़ भी लगाओ। वह काजल की ओर देखने के लिए मुड़ा। ये कैसा है? क्या ये जीवंत लगता है? काजल अवाक रह गई। उसने अपना चेहरा छिपाते हुए कहा, मुझसे बात मत करो, तुम बदमाश हो। होटल के बीच में कौन गड्ढा खोदेगा? तुम्हारे साथ देखा जाना बहुत शर्मनाक है। ऐसा दिखाओ कि मैंने कुछ नहीं कहा। फ्लो मैनेजर ने कुछ और ही सोचा। क्या यंग मास्टर सिंह सिर्फ यंग मैडम को खुश करने की कोशिश कर रहा था या वह गंभीर था? मुझे ये करना चाहिए या नहीं? जब वह सोच रहा था तो उसे वह नौकर याद आ गया जिसे 5000 युआन की टिप दी गई थी और उसने फैसला किया, भूल जाओ, चूंकि उसने ये कहा है इसलिए मैं सिर्फ उसके निर्देशों का पालन करूंगा। उसके फिजूल खर्ची वाले चरित्र को देखते हुए वह मुझ पर नाराज नहीं होगा। अध्याय 25। कियानजी मुख्यालय भवन, तियानजिंग सिटी सेंट्रल, स्तर 16। सीओ सिंह, वेस्ट 4 लूप्स के विकास का प्रस्ताव आ गया है। कृपया इसे देख लें। सचिव ने धीरे से आयुष्मान की मेज पर 10 पन्नों का दस्तावेज रखा, मुड़कर कमरे से बाहर निकल गया और धीरे से दरवाजा बंद कर दिया। मुझे अनुमान देखने दीजिए। आयुष्मान ने प्रस्ताव उठाया और पढ़ना शुरू किया। वेस्ट 4 लूप्स तियानजिंग सिटी सेंट्रल से 25 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। बहुआ आउटर स्ट्रीट पूर्व में है, जिसकी सीमा पर रेंडिंग लेन है। बेई साउथ रिवर और शीशेंग गेट वेस्ट स्ट्रीट उत्तर में है, जिसके बगल में हयांग जिला है। सानवू नदी और होनवू पर्वत पश्चिम में है और योंगशेंग गेट वेस्ट रिवर रोड दक्षिण में है, जिसकी सीमा पर चेंगान गेट है। ये ईस्ट 3 लूप से जुड़ा हुआ है। कुल मिलाकर इसके अधिकार क्षेत्र में 12 सड़कें और 178 समुदाय हैं। वेस्ट 4 लूप्स 74 वर्ग किलोमीटर में फैला है। 2010 की छठी जनगणना। उद्यान क्षेत्र 16.67%, वन क्षेत्र 25.08%, आवासीय और व्यावसायिक भूमि 30.1%, परिवहन के लिए उपयोग की जाने वाली भूमि 5.46%, जल भंडारण 8.51%, अप्रयुक्त भूमि 14.18%, कोई खेती योग्य भूमि नहीं। संभावित मकान मालिकों के लिए आवासीय और अप्रयुक्त भूमि पर ध्यान केंद्रित करने का सुझाव। हालांकि अप्रयुक्त भूमि बाहरी इलाकों में है और निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। निवेश का ध्यान आवासीय क्षेत्र पर होना चाहिए। वित्तीय प्रस्ताव को देखते हुए आयुष्मान ने अपनी उंगलियों को हल्के से मेज पर थपथपाया। 30% भूमि आवासीय या वाणिज्यिक है, जो लगभग 22 वर्ग किलोमीटर है। ये निश्चित रूप से कोई छोटी राशि नहीं है। 22 वर्ग किलोमीटर की जमीन शायद ज्यादा न लगे, लेकिन व्यवहार में इतनी बड़ी जमीन पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन था। यह इतनी बड़ी रकम थी कि सिंह परिवार भी शायद इसे संभाल न सके। बेशक आयुष्मान के पास इतनी बड़ी भूख नहीं थी। वह केवल राज्य नीति लागू होने से पहले जितना संभव हो सके उतनी जमीन खरीदना चाहता था। उसके बाद उसे बस इतना करना था कि जमीन की कीमत बढ़ने का इंतजार करना था और वह खूब पैसा कमा सकता था। आयुष्मान ने पढ़ना जारी रखा।
वेस्ट फॉर लूप्स निवेश के लिए उपयुक्त नहीं है। व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए वहाँ बहुत ज़्यादा ज़मीन है। सेंट्रल सबसे व्यस्त इलाका है, लेकिन वहाँ ज़मीन बहुत महंगी है। दक्षिणी इलाका कम व्यस्त है, लेकिन वहाँ संभावनाएं भी कम हैं। अगला काम उस ज़मीन के टुकड़े को हासिल करने के लिए ज़रूरी राशि का अनुमान लगाना होगा। ऐसा लगता है कि केक का इतना बड़ा टुकड़ा काटना इतना आसान नहीं है। आयुष्मान ने अपनी कनपटी रगड़ी। ये जगह बहुत बड़ी है। केवल 300 मिलियन का निवेश करना इसे खतरे में डालने के बराबर है। लेकिन अगर मैं और पैसा निवेश करता हूं तो इसका असर लिक्विड फंड पर पड़ेगा। ये समझना मुश्किल है। आयुष्मान बहुत अच्छी तरह से फंड का खर्च उठा सकते थे, लेकिन आखिरकार वह एक व्यवसायी थे। उनका लक्ष्य न्यूनतम खर्च करना और अधिकतम कमाना था। हालांकि दस्तावेज में कहा गया था कि सरकार इस क्षेत्र का विकास करना चाहती है, लेकिन कौन जानता था कि यह कब होगा। कुछ अरब युआन जुटाना आसान काम होगा, लेकिन अगर वह राशि फंस गई बिना लिक्विड फंड के, अगर कंपनी को कुछ हो गया तो यह खतरनाक होगा। अगर सरकार ने अपना मन बदल लिया और विकास योजनाओं को वापस ले लिया तो यह वास्तव में समुद्र में पैसा फेंकने जैसा होगा। इसे भूल जाओ। मैं शुरुआत में 200,000 से 300,000 मिलियन का निवेश करूंगा और देखूंगा कि मैं इससे कितना लाभ कमा सकता हूं। सरकार की विकास योजनाएं बहुत अस्थिर हैं, बेहतर होगा कि मैं इसमें बहुत ज्यादा शामिल न होऊं। आयुष्मान ने कुछ देर सोचने के बाद आखिरकार फैसला किया। मैं जमीन के कुछ अच्छे प्लॉट खरीदूंगा, फिर इंतजार करूंगा और देखूंगा। ... जबकि आयुष्मान भूमि के भूखंडों के अधिग्रहण और विकास पर विचार कर रहा था, आयुष अपने दिल की इच्छानुसार धन उड़ा रहा था। सिर्फ एक निर्देश पर हंगलंग होटल में सभी लोग भाग दौड़ करने लगे। 20 मिनट के भीतर 108 मुख्य व्यंजन और 54 साइड डिश परोसे गए, जिससे 4 बड़ी मेजें भर गईं। सबसे शानदार और शानदार भोज भी इसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। आयुष ने काजल को बर्तनों के सामने लाया। शिनिक्सन, कोशिश करो और देखो कि कौन सी डिश तुम्हें सबसे अच्छी लगती है। नौकरों ने पहले से ही अपने कटोरे और कटलरी तैयार कर रखी थी। आयुष ने अपनी चॉपस्टिक से मीठे और खट्टे अचार वाले चीनी बेलफ्लावर का एक टुकड़ा उठाया और एक निवाला खाया। बुरा नहीं है, इसका स्वाद अच्छा है। इसका स्वाद ऐसा ही होना चाहिए। फ्लो मैनेजर लगभग जमीन पर गिर पड़ा। हे भगवान, आपने शेफ को इतने सारे व्यंजन बनाने के निर्देश दिए, लेकिन पहली चीज जो आपने चखी वह थी अचार वाली चीनी बेलफ्लावर। जब फ्लोर मैनेजर हंगामा कर रहा था तो 9 नौकर उदासीन थे। देखिए आप कितने हैरान हैं। जाहिर है आपने नहीं देखा कि हमारे युवा मालिक क्या करने में सक्षम हैं। हमारे युवा मालिक ने कुत्तों को पालने के लिए संपत्ति खरीदने में कल रात ही 30 मिलियन से ज्यादा खर्च कर दिए। ये सिर्फ एक भोजन है, कोई बड़ा हंगामा करने की जरूरत नहीं है। काजल ने अपनी चुप्पी बनाए रखी और अपनी पीली उंगलियों से चॉपस्टिक की एक जोड़ी उठाई। उसने मांस का एक टुकड़ा उठाया और उसमें से एक निवाला खाया। ये लाल किण्वित खमीर कटा हुआ शंख कुरकुरा और हल्का है, बहुत सुगंधित लेकिन सरल। यह अफसोस की बात है कि इसे थोड़ा ज्यादा तला गया था, जिससे इसका मूल स्वाद थोड़ा कम हो गया। आयुष काजल के खाने की समीक्षा से हैरान थी। अरे शिनिक्सन, मुझे नहीं पता था कि तुम में इतनी प्रतिभा है। इस लाल किण्वित खमीर वाले कटे हुए शंख में ऐसा क्या है? मुझे इसके बारे में बताओ। काजल ने अपने होंठ सिकुड़े और मुस्कुराए। उसके कामुक भाव ने उसके आसपास के सभी लोगों को चकित कर दिया। उन्होंने सोचा, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि वह युवा मास्टर की मंगेतर बन सकती है। केवल ऐसी लड़की ही युवा मास्टर के दर्जे के योग्य है। काजल ने गर्मजोशी से बताया, ये व्यंजन शंख के मांस के सिरों को हटाकर उसे पतले पतले टुकड़ों में काटकर और गर्म पानी में उबालकर बनाया गया था। उसके बाद सर्दियों के बांस के अंकुरों को काटकर गर्म तेल में उबाल लें। कटे हुए लहसुन और बारीक कटे अदरक को खुशबू आने तक भूनें। लाल किण्वित खमीर डालें और हिलाते हुए भूनें। सूखे शिटेक मशरूम और तेल में उबाले गए ताजे कटे हुए शिटेक मशरूम डालें और सूप स्टॉक, एमएसजी, चीनी, सोया सॉस, तिल का तेल और स्टार्च से बने मैरिनेड में डालें। समान रूप से मिलाएं और इसे थोड़ा उबलने दें। फिर कटे हुए शंख डालें। तब तक भूनें जब तक कि सब कुछ समान रूप से एक साथ न मिल जाए। लाल किण्वित चावल के साथ बर्फ सफ़ेद कटा हुआ शंख न केवल देखने में अच्छा लगता है, बल्कि इसका स्वाद भी अच्छा होता है। ये पुराने दिनों से चली आ रही एक प्रसिद्ध डिश है और बहुत से लोग इस तरह की डिश के अस्तित्व के बारे में नहीं जानते हैं। ये वाकई आश्चर्यजनक था। ये होटल जो आवेग में खरीदा गया था, उसके पास एक ऐसा शेफ था जो इस तरह का व्यंजन बना सकता था। आयुष इस तरह का मौका नहीं चूकना चाहते थे। उन्होंने फ्लो मैनेजर को निर्देश दिया, इस डिश को बनाने वाले शेफ से कहो कि वह आकर मुझसे मिले। बहुत जल्द एक मोटा शेफ बाहर आया और आयुष को देखकर अजीब तरह से झुका। युवा मास्टर, मैं शेफ वेई बाओ हूँ। वेई बाओ, पेट भर खाकर एक, कितना अच्छा नाम है। आयुष ने उसका नाप लिया। ये व्यक्ति लगभग मीटबॉल जैसा लग रहा था। जब वह सीधा खड़ा होता था तो वह अपने पैर की उंगलियों को नहीं देख पाता था। उसका चेहरा इतना गोलमटोल था कि उसकी आंखें सिर्फ एक रेखा के रूप में दिखाई देती थीं। सॉसेज जैसे मोटे होंठों के साथ वह हास्यास्पद लग रहा था। आयुष ने हंसने से बचने की कोशिश की। अच्छा हुनर है। मैं तुमसे पूछता हूँ, मेरे पास कुछ व्यंजनों की रेसिपी हैं। अगर मैं तुम्हें रेसिपी बताऊं तो क्या तुम उन्हें बना पाओगे? अध्याय 26।
आयुष के पास वास्तव में साझा करने के लिए व्यंजन थे। यह अजीब था, भगवान ही जानता था कि उसे व्यंजन कहाँ से मिले थे। हर कोई हैरान था। काजल ने धीरे से पूछा, आयुष, तुम व्यंजन इकट्ठा करते हो? यह एक अच्छी रेसिपी थी जिसकी वजह से मैं इसे बर्बाद कर सकता था। आयुष ने शांति से जवाब दिया, मैं ऐसा मौका कैसे छोड़ सकता था? ओह ठीक है, काजल ने असहाय होकर कहा। इस समय शेफ वेईबाओ ने एक पल के लिए सोचा और कहा, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हालांकि यंग मास्टर को और अधिक विस्तृत होना होगा ताकि पकवान अपने मूल स्वाद से बहुत दूर न हो। हाँ, यह जरूरी है, आयुष ने सूंघते हुए कहा। पहली डिश में बकरी की पीठ, सुअर के कान, बछड़े की किडनी, हिरण की टांग का मांस और खरगोश के मांस को एक साथ एक स्टिक पर भूनना है। एक स्टिक पर 5 अलग अलग तरह के मांस होंगे। अलग अलग मीट की बनावट में प्रत्येक का अपना अलग स्वाद होना चाहिए। हालांकि जब आप सुअर और मटन को एक साथ चबाते हैं और हिरण और खरगोश को एक साथ चबाते हैं तो स्वाद विकसित होता है। ये कुल मिलाकर 25 अलग अलग स्वाद देता है। इसलिए इस डिश का नाम, जो बेर के फूलों को जैद बांसुरी की धुन पर गिरते हुए सुनता है, रखा गया है। 1. द लीजेंड ऑफ द कॉन्डोर हीरोज में यह एक डिश है जिसे हुआंग रोंग ने क्यूई गोन के लिए तैयार किया था। बेर के फूल जैद बांसुरी के गीत पर गिरते हैं। बस इसे देखें, हमारे युवा मास्टर वास्तव में अद्वितीय हैं। कहीं से एक नुस्खा नहीं, फिर भी उन्होंने इसे इतना बढ़िया नाम दिया। बाकी के बारे में भूल जाओ, बस सामग्री एक उड़ाऊ नुस्खा के योग्य है। इस समय आयुष ने काजल की ओर मुड़कर पूछा, शिनिक्सन, क्या तुम अनुमान लगाना चाहोगी कि इस व्यंजन का नाम ऐसा क्यों रखा गया है? मुझे सोचने दो। काजल ने अपने नाजुक हाथ से अपनी ठुड्डी को रगड़ा। सोचते हुए उसकी आंखें इधर उधर घूम रही थीं। थोड़ी देर बाद उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, क्योंकि स्वाद में 25 अलग अलग विविधताएं हैं, इसलिए इसका नाम है। ये बेर के फूल की 5 पंखुड़ियों के 5 गुना से मेल खाता है, जो गिरते हुए बेर का फूल है। मांस की छड़ी एक बांसुरी जैसी दिखती है, जो जैड बांसुरी है। ये व्यंजन खुद के साथ मिलकर कई विविधताएं पैदा करने में सक्षम है। कौन का मतलब है कि परीक्षण के लिए एक प्लेसमेंट सॉर्ट है। क्या मैं सही हूँ? अरे हाँ, वह वाकई बहुत होशियार है। आयुष ने जोर से प्रशंसा की। अच्छा काम, हाँ, तुम बहुत होशियार हो शिन। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। काजल ने गर्व से अपना सिर उठाया। मैं इसमें माहिर हूँ। ये डिश बहुत ज्यादा महंगी है। इसे बनाने में कम से कम कुछ 100 सामग्री की जरूरत होगी। डिश के बारे में बताने के बाद आयुष ने शेफ वेईबाओ की तरफ मुस्कुराते हुए देखा। शेफ वेईबाओ, क्या आपको ये डिश बनाने का पूरा भरोसा है? वेईबाओ को रेसिपी सुनते ही पसीना आ गया था और अब वह झिझकते हुए बोला, मैंने पहली बार इस तरह की डिश के बारे में सुना है। मैं इसे बनाने की कोशिश ही कर सकता हूँ। मुख्य बात यह है कि इस डिश को बनाने की विधि पर्याप्त विस्तृत नहीं है। इसे गलत तरीके से प्रस्तुत करना आसान होगा। आयुष हंसे। यह एक छोटी सी बात है। निश्चित रूप से पर्याप्त सामग्री है। आप नुस्खा का परीक्षण करने के लिए उनका उपयोग कर सकते हैं। आयुष ने दूसरे व्यंजन के बारे में बात करना जारी रखा। दूसरे व्यंजन का नाम था कमल के पत्ते बांस के अंकुर चेरी सूप। ये व्यंजन बनाना आसान था। शेफ को बस सबसे बड़ी चेरी ढूंढनी थी, बीज निकालना था, चेरी में कछुआ मांस को दबाना था और बांस के अंकुरों के साथ कुछ गुलाब की पंखुड़ियों को छिड़कना था। यह एक बहुत ही सरल व्यंजन लग रहा था। सबसे कठिन हिस्सा चेरी में कछुआ मांस भरना था। शेफ वेईबाओ इस बार बहुत अधिक आश्वस्त थे। वह सामग्री को नाजुक ढंग से तैयार करने में अच्छे थे। वह तुरंत सहमत हो गए। ये व्यंजन सरल है, मुझे इसे 2 बार बनाने की कोशिश करनी होगी और मैं इसे आपके सामने प्रस्तुत करने में सक्षम हो जाऊंगा। किसी भी मामले में ये खर्चीला युवा मास्टर उसे सभी आवश्यक सामग्री प्रदान करेगा। वैसे भी उसके लिए और कुछ करने को नहीं था। वह व्यंजनों का परीक्षण करने और पकवान को काम करने के लिए कुछ समय का उपयोग कर सकता था। आयुष ने सिर हिलाया। यह अच्छा है। उसने फ्लोर मैनेजर को निर्देश दिया। वेईबाओ को जितनी सामग्री की जरूरत है उसे तैयार कर लो। उसे जितनी जरूरत है उतनी दे दो, समझे? फ्लोर मैनेजर ने जोर से और साफ जवाब दिया। हाँ। आयुष के पास खड़ी काजल ने उत्सुकता से पूछा, आयुष, ये सूप कमल के पत्ते और बांस की टहनियों वाला चेरी सूप, ये जैद बांसुरी की धुन पर बेर के फूलों के गिरने को कौन सुनता है से बहुत अलग है। आयुष मुस्कुराए। ये सुनने में जितना आसान लगता है उतना है नहीं। चलो मैं तुम्हें परखता हूँ। इस डिश का असली नाम क्या होना चाहिए? क्या तुम फिर से मेरी परीक्षा ले रहे हो? काजल ने अपनी उंगली अपने होठों पर रखी और सोचा। सूप में चेरी है, जिसका मतलब है एक ऐसी महिला जो फूल की तरह खूबसूरत है और जिसके होंठ चेरी जैसे लाल हैं। इससे सुंदरता बनती है न? बांस की टहनियां और कमल के पत्ते सज्जन व्यक्ति को दर्शाते हैं। इस व्यंजन को सज्जन और सुंदरी का सूप कहा जाता है। हे शिनशिन, तुम वाकई बहुत होशियार हो, लेकिन तुम कुछ भूल गए। आयुष ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। कबूतरों के बारे में क्या? कछुए। काजल ने पहले से ज्यादा समय लिया और खुद से ही बुदबुदाया। कछुए, सुंदरी, सज्जन। उसकी आंखें अचानक चमक उठीं। मुझे पता है। क्लासिक ऑफ पोएट्री में पहली कविता है, गुवान गुवान नदी के टापू पर उस पे चिल्लाता है। गुनी युवती, सज्जन के लिए एक बढ़िया जोड़ी।
सुंदरता और रहस्य से इस सूप को बढ़िया जोड़ी सूप कहा जाता है। आयुष ने हंसते हुए कहा, बुरा नहीं, गुणी युवती सज्जन पुरुष के लिए बढ़िया जोड़ी। इस सूप को वाकई फाइन मैच सूप कहा जाता है। आयुष की बात सुनकर काजल शर्मा गई और उसका दिल धड़क उठा। उसने सोचा, यह आयुष इस बढ़िया माचिस सूप के बारे में बात करके क्या मुझसे अपना अपराध स्वीकार करने की कोशिश कर रहा है। सोचिए कि उसके पास ऐसा कोई विचार होगा। क्या उसने वाकई यह नुस्खा बनाया है या उसे कहीं से मिला है। मुझे लगता है कि यह बाद वाली बात हो सकती है। आयुष और काजल के बीच बातचीत ने आसपास के लोगों को हैरानी से देखने पर मजबूर कर दिया। व्यंजनों के बारे में बात करने के लिए आयुष मास्टर को अपनी रेसिपी कहाँ से मिलती थी। ये चमत्कारिक रूप से धरती हिला देने वाला था। वे इतना अच्छा मौका कैसे चूक सकते थे। एक पल में लिंग शियाओई को छोड़कर 9 नौकर एक के बाद एक शोर मचाने लगे। यंग मास्टर वाकई दिमाग और ताकत के मामले में बहुत बढ़िया हैं। यंग मास्टर की जय हो। जब तक यंग मास्टर हैं वे काम करके ही रहेंगे। हाँ, पृथ्वी पर कौन युवा मास्टर की प्रशंसा नहीं करेगा। युवा मास्टर आकाश से लेकर धरती तक सब कुछ जानते हैं। 5000 साल की अवधि में कोई भी उनकी बराबरी नहीं कर सकता। आयुष जोर से हंसा, उनमें से प्रत्येक को 5000 युआन टिप दो। यह उड़ाओ। इस समय काजल को थोड़ी भूख लगी थी, इसलिए उसने उसे अनदेखा किया और अपनी चॉपस्टिक्स उठा ली। उसने कुछ अलग अलग व्यंजन आजमाए और साथ साथ चलते हुए सहमति में अपना सिर हिलाया। आयुष को इस बात की परवाह नहीं थी कि वहां 160 से ज्यादा व्यंजन थे। उसने बस अपने स्वाद के हिसाब से भरपेट खाया और 3 व्यंजन खाने के बाद रुक गया। उसने बाकी व्यंजनों को बिल्कुल भी नहीं छुआ। जब वह संतुष्ट हो गया तो आयुष ने उसके पेट पर थपथपाया। आज का खाना बुरा नहीं था। अरे हाँ, तुम में से कुछ लोगों ने, आयुष ने फ्लो मैनेजर और 9 नौकरों की ओर इशारा किया, तुमने दोपहर का खाना नहीं खाया है न। तुम सब लोग खाना खा लो। जब तक मेरा खाना पचता है मैं आराम करूंगा। सभी को साथ में खाना खाने के लिए बुलाओ। जब तुम्हारा खाना खत्म हो जाए तो मुझे वापस स्कूल भेज देना। आयुष के नैतिक मूल्य वाकई बहुत ऊंचे थे। उसे इस जगह को संभाले हुए सिर्फ एक दिन ही हुआ था, लेकिन वह पहले से ही सभी को इतना बढ़िया खाना खिला रहा था। कहने की जरूरत नहीं कि हर कोई तुरंत उसका आभारी था। अध्याय 27। तियानजिंग शहर, दक्षिण पश्चिम में सिंह झील के पास विला नंबर 16। करुण सिंह, तुमने कल अच्छा किया। हम अभी भी यहाँ लिक्विड फंड के बारे में चिंतित थे। सोचिए कि तुम उस उड़ाव आयुष से इतने फंड पाने में कामयाब हो गए। विला के लिविंग रूम में एक अधेड़ उम्र का आदमी चाय पी रहा था और करुण सिंह से बात करते हुए मुस्कुरा रहा था। इस पैसे से हम कार पार्ट्स फैक्ट्री में निवेश कर सकते हैं जो तुम्हारे नाम से है। हम उत्पादन लाइन का विस्तार कर सकते हैं और कम से कम 20% तक मुनाफा बढ़ा सकते हैं। ये कुछ मिलियन के बराबर है। वह आदमी सिल्वर ग्रे रंग का सूट पहने हुए था। उसने टाई नहीं पहनी थी और उसकी शर्ट के पहले 2 बटन खुले हुए थे। वह काफी सहज दिख रहा था। उसके सिर पर काले बाल थे जो पीछे की ओर कंघी किए हुए थे। उसे अपनी सुंदरता सिंह परिवार से विरासत में मिली थी, सिवाय उसकी ठंडी आंखों के, जिसके कारण उसके कुछ गुण कम हो गए थे। यह मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति करुण सिंह का पिता और आयुष्मान का बड़ा भाई अरुण सिंह था। करुण सिंह सोफे पर मुस्कुराते हुए बैठे थे। पिताजी, हमारी पारिवारिक बैठक में अभी 2 महीने बाकी हैं। इस पैसे से हम और अधिक पूंजी जुटा सकेंगे। हाँ बिल्कुल, अरुण सिंह ने गंभीरता से कहा। हर साल पारिवारिक बैठक में पूंजी निधि दी जाती है। जो लोग अच्छा कर रहे हैं उन्हें बाकी लोगों की तुलना में अधिक पूंजी निधि मिलेगी। मैं हमेशा कम निधि पाने वालों में से एक रहा हूं और इतने कम समय में उत्कृष्टता प्राप्त करना संभव नहीं है, लेकिन आप अलग हैं। आपकी संपत्ति छोटे पैमाने पर है और उन्हें बढ़ाने की बड़ी संभावना है। इन निधियों के साथ, जब तक आप इसे अच्छी तरह से प्रबंधित करते हैं और अपने मुनाफे को 30% तक बढ़ाते हैं, आप अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए उन पुराने लोगों से 50 मिलियन मूल्य की पूंजी निधि प्राप्त करने में सक्षम होंगे। आपको इस अवसर का लाभ उठाना होगा। आप इसे बना पाते हैं या नहीं, यह इस बैठक पर निर्भर करेगा। जब तक सिंह परिवार में कोई पैदा होता था, तब तक कोई भी इस पारिवारिक बैठक को हल्के में नहीं लेता था। यह पारिवारिक बैठक क्या थी? ये सिंह परिवार उद्यम का मूल था, जिसका नेतृत्व हर पीढ़ी में परिवार के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति द्वारा किया जाता था, जिसका सभी लोग सम्मान करते थे। उस समय पारिवारिक बैठक का नेतृत्व करने वाले 3 लोग अरविंद सिंह, आयुष्मान और उनके भाइयों के पिता सिमर सिंह थे, जो अरविंद सिंह की ही पीढ़ी के थे, और इकलौती बेटी अनिका सिंह। इन 3 लोगों के पास परिवार की 60% संपत्ति थी, जिसमें से ज्यादातर अचल संपत्तियां थीं। इसका मतलब यह नहीं था कि वे संपत्तियां व्यक्तिगत रूप से उनकी थीं। वे उन संपत्तियों का प्रबंधन करने और हर साल की पारिवारिक बैठक के दौरान परिवार के प्रत्येक सदस्य की क्षमता के अनुसार उन्हें वितरित करने के प्रभारी थे। जैसा कि कहावत है, आप जो काम करते हैं आपको वही मिलता है। अगर कोई खुद को योग्य साबित कर सकता है तो वह कुछ अरबों की पूंजी के साथ आसमान छू सकता है। अपने भाई बहनों का सम्मान पाने के अलावा जब वे भविष्य में अपना परिवार बसाएंगे तो उन्हें कई संसाधन दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई पैसा कमाने में अच्छा नहीं है तो उसे पारिवारिक बैठकों में कुछ नहीं मिलेगा और उसके भाई बहन उसे नीची नज़र से देखेंगे और उसके लिए अपनी छवि को बनाए रखना मुश्किल होगा। बेशक आयुष का एक खास अस्तित्व था।
वह आयुष्मान का प्यारा इकलौता बेटा था जो कमज़ोर और बीमार पैदा हुआ था। आयुष्मान ने उसे कभी डांटा या मारा नहीं था। हालांकि उसी पीढ़ी के रिश्तेदार उसे नीची नज़र से देखते थे, लेकिन उन्होंने कभी यह जाहिर नहीं होने दिया। वे जब भी मिलते तो उसे भाई आयुष कहकर अभिवादन करते। कोई नहीं बता सकता था कि वे अंदर से क्या सोचते थे। अपने पिता की बातें सुनकर करुण सिंह के चेहरे पर गंभीरता आ गई। उसकी एक अजीब महत्वाकांक्षा थी और वह दृढ़ निश्चय था, जैसे इस मामले में जहां उसने संपत्ति और जमीन बेची थी। अगर कोई और होता तो वे निश्चित रूप से विचार करते और जितना संभव हो उतना लाभ कमाने की कोशिश करते, लेकिन करुण सिंह इतनी आसानी से इसे बेचने में सक्षम था। वह समझ गया कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर किसी के पास रस्साक्षी में शामिल होने का समय है तो उस समय को निवेश करके और ज्यादा पैसे कमाने में बेहतर तरीके से खर्च किया जा सकता है। इसीलिए उन्होंने इसे लागत मूल्य पर बेचा था। पिताजी, चिंता मत करो, मैं इस पारिवारिक बैठक में आपको गौरवान्वित करूंगा। चाचा के घर से तरुण सिंह हमेशा हमसे ऊपर रहा है। मैं स्थिति को बदल दूंगा, करुण सिंह ने दृढ़ता से कहा, अपनी मुठ्ठियां भींचते हुए। अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करो। अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे बताओ। अरुण सिंह ने अपनी चाय पी और गर्मजोशी से कहा, ठीक है, जाओ और जो करना है करो। मुझे झपकी लेने की जरूरत है। मेरी उम्र मुझ पर हावी हो रही है। मैं बिना झपकी लिए दोपहर नहीं गुजार सकता। ... आयुष को स्वाभाविक रूप से यह नहीं पता था कि करुण सिंह और अरुण सिंह इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि अधिक पैसा कैसे कमाया जाए। इस समय आयुष अपनी कक्षा की मेज पर अपनी शांतिपूर्ण नींद का आनंद ले रहा था। एक अतिव्ययी व्यक्ति के रूप में कक्षा के दौरान न सुनना और सोना ही उचित था। आयुष आखिरकार आयुष ही था। सभी बातों को अलग रखते हुए 2 पाठों के लिए सोने और इस तरह पूरी तरह तरोताजा महसूस करने के बाद उसने एक नज़र डालने के लिए महान उड़ाव प्रणाली को बाहर निकाला। इसके तुरंत बाद उसने भौहें सिकोड़ लीं। यह महान अपव्ययी व्यवस्था वास्तव में वैसा ही है जैसा मैंने सोचा था। मुझे कुल अपव्ययी राशि में जोड़ने के लिए अपना खुद का पैसा अपव्यय करना होगा। वह सही था। पूरे दिन अपव्यय करने के बाद 30.3 मिलियन युआन की संपत्ति, ये लाइजियांग में मुफ्त मौज मस्ती, टिपिंग, पैसे देना और सभी व्यंजन। यह इतनी बड़ी राशि थी, लेकिन महान अपव्ययी व्यवस्था ने केवल 150,000 युआन से थोड़ा अधिक दर्ज किया था। मुझे देखने दो। आयुष ने अपना सिर उठाया। अभी भी वह चकरा रहा था। उसने अपना बहुत ही खर्चीला मोबाइल फोन निकाला और हिसाब लगाना शुरू कर दिया। 30.3 मिलियन युआन की संपत्ति, मौज मस्ती की एक रात, पैसे बांटना और एक कार को नष्ट करना 1.5 मिलियन युआन बनाता है। दोपहर के भोजन को शामिल करके ये कुल 35 मिलियन है। लेकिन किश्तों से केवल 8 मिलियन और नाइट क्लब में खर्च से 200,000 ही सिस्टम में गिने गए। बाकी की गिनती बिल्कुल नहीं की गई। मैं पहले अपने स्वास्थ्य के आंकड़ों में 150,000 जोड़ूंगा। आयुष का स्वास्थ्य आंकड़ा 46 अंक तक बढ़ गया। लगता है मुझे सिर्फ पैसे बर्बाद करने से ज्यादा कुछ करना है। मुझे जेब खर्च के लिए कुछ पैसे कमाने का तरीका सोचना होगा। आयुष तनाव में थी। सिर्फ अपने माता पिता से मिलने वाले पैसे से ही अपनी ऊर्जा वापस पाना मुश्किल होगा। वह सही था। महान अपव्ययी व्यवस्था में बर्बाद की गई राशि को उसके अपने पैसे से ही खर्च करना पड़ता था। अन्यथा जिस तरह से उन्होंने करोड़ों रुपए बर्बाद किए थे, 100,000 को एक विशेषता बिंदु में बदलना असंभव होता। उन्होंने कुछ ही मिनटों में अपने आंकड़े भर लिए होते। ये देखते हुए कि यह प्रणाली कितनी अच्छी थी तथा कार्य देने में भी सक्षम थी, आयुष को यकीन था कि वह सही दिशा में जा रहा था। आयुष की असली पूंजी शायद ये लाइजियांग से ही आई थी। शायद अगर 25 मिलियन की संपत्ति परिवार के नाम से उसके नाम पर ट्रांसफर कर दी गई होती और उसे बर्बाद करने से पहले पैसे के लिए बेच दिया गया होता तो शायद वह गिना जाता, लेकिन इस तरह से बर्बाद करना व्यर्थ था। आयुष पहले सिर्फ अपने स्वास्थ्य को जल्दी से जल्दी बढ़ाना चाहता था, इसलिए उसने जल्दबाजी की थी। अब जब उसका स्वास्थ्य 46 पॉइंट पर था तो वह ज्यादा स्वस्थ था और उसे लगा कि वह किसी भी समय नहीं मरेगा, इसलिए वह अपना समय ले सकता था और सोच सकता था कि क्या करना है। बर्बाद करना जरूरी था, लेकिन उसे कोई दूसरा तरीका अपनाना था। शायद वह ये लाइजियांग से शुरुआत करे ताकि आगे क्या करना है ये तय करने से पहले धीरे धीरे और स्थिर तरीके से आगे बढ़े। अध्याय 28। चूंकि आयुष ने पहले ही पैसे बर्बाद करने का तरीका तय कर लिया था, इसलिए उसने अपने मोबाइल फोन पर अपने संपर्कों को स्क्रॉल किया और जी झिरुओ का नंबर पाया। उसने निर्णायक रूप से उसे एक संदेश भेजा, झिरुओ, क्या तुम खाली हो? मेरा एक काम करो। हालांकि क्लास में ज्यादातर लोग तानाशाह आयुष के अनुयायी थे, लेकिन वह उन्हें शायद ही कभी संदेश भेजता था। जी झिरुओ ने अपना मोबाइल फोन निकाला और आयुष का नंबर देखकर चौंक गई। उसने आयुष की तरफ देखा और उसे अपनी तरफ देखते हुए देखकर शर्मा गई। उसने जल्दी से जवाब टाइप किया, यह क्या है? आयुष, सभी को सूचित करें कि वे आज रात 8 बजे वेस्ट फोर लूप्स के पास ये लाइजियांग में एकत्रित हों। मैंने कल रात ही यह जगह खरीदी है। सभी के लिए निःशुल्क, साथ ही सभी के लिए एक उपहार भी होगा। जो लोग आ जाएंगे उन्हें आजीवन सदस्यता कार्ड मिलेगा। जी झिरुओ, सच में? ठीक है, मैं उन्हें सूचित करूंगा। ये लाइजियांग को अपने नियंत्रण में लेना सही फैसला था। इसे सिर्फ एक रात के लिए मुफ्त में खोलने पर लगभग 100,000 युआन खर्च होंगे।
क्लास के ये तानाशाह भी प्रतिष्ठित दर्जे के थे। उन्हें ये लाइजियांग और ऊपर की दूसरी दुकानों में मौज मस्ती करने के लिए वीआईपी कार्ड देना निश्चित रूप से 200,000 युआन से ज़्यादा होगा। फिर दूसरा काम पूरा करना आसान होगा। आयुष अपने सहपाठियों से इसलिए संपर्क कर रहा था क्योंकि उसे पता था कि वे सभी अमीर परिवारों से आते हैं। केवल अमीर परिवारों के बच्चे ही पैसे खर्च करते हैं और दुनिया की परवाह किए बिना मौज मस्ती करते हैं। अगर वह सामान्य लोगों को आमंत्रित करता तो वे जरूर आते, लेकिन वे पहली मंजिल के अलावा कहीं और जाने की हिम्मत नहीं करते। उसके सहपाठी अलग थे, वे निडर थे। जब तक वे मौज मस्ती करते वे खर्च की परवाह नहीं करते। जी झिरुओ के बिचौलिए के रूप में काम करने से तुर्की में कक्षा चैट समूह में अराजकता फैल गई क्योंकि इस दुनिया में मौजूद नहीं था, केवल तुर्की ही ऐसा चैट प्लेटफॉर्म था। जी झिरुओ, यंग मास्टर आयुष ने सभी को आज रात 8 बजे वेस्ट फॉर लूप्स के पास ये लाइजियांग में इकट्ठा होने के लिए आमंत्रित किया है। जो लोग आएंगे उन्हें आजीवन वीआईपी सदस्यता कार्ड मिलेगा। यंग मास्टर आयुष ने पूरी जगह खरीद ली है। रहस्यमय उपहार भी दिए जाएंगे। लिंगी, बड़े भाई आयुष ने नाइट क्लब खरीदा है, तो हमें जाकर देखना चाहिए। भाइयों, आज रात सबको आना है। डू शिंजेन, मैं निश्चित रूप से वहां जाऊंगा। हाँ, बड़े भाई आयुष ने कहा कि रहस्यमय उपहार होंगे। मुझे आश्चर्य है कि वे क्या होंगे। जू शियाओलिंग, ओह सच में, मैं जाऊंगा। यंग मास्टर आयुष का घर, आजीवन वीआईपी सदस्यता, ये शानदार है। और रहस्यपूर्ण उपहार भी। लैंग हाओ, चे, वह उड़ाव लड़का, मैं नहीं जा रहा। लिंग ही, धिक्कार है। अगर आप असहमत होते रहे तो क्या आपको लगता है कि हम आपको नहीं पीटेंगे? लैंग हाओ, ठीक है, मैं चलता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा सा ड्रिंक पीकर चला जाऊंगा। वेन डोंगलिंग, लैंग हाओ, तुम इतने उदास क्यों हो? अगर तुम इसी तरह से व्यवहार करते रहे तो हम भविष्य में तुमसे बात नहीं करेंगे। लैंग हाओ, नहीं, लिंगलिंग, मैं ऐसा दोबारा नहीं करूंगा। मैं आज रात जाऊंगा। वेन डोंगलिंग, ये तो कुछ ऐसा ही है। हे। आयुष को टकी चैट ग्रुप की सामग्री में कोई दिलचस्पी नहीं थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वह अभी इस दुनिया में आया था और अपने सहपाठियों के साथ उसका कोई खास रिश्ता नहीं था। आज रात उन्हें बेहतर तरीके से जानने का एक अच्छा मौका होगा। सबसे अच्छे दोस्त होने की कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उसे कम से कम उन लोगों में से कुछ को जानना चाहिए जो बाकी लोगों का नेतृत्व कर रहे हैं, ताकि भविष्य में कोई समस्या न हो। जहां तक गहरे रिश्ते की बात है, एक बार जब वे एक दूसरे को जान लेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। समय उड़ गया और स्कूल बहुत जल्दी खत्म हो गया। जब आयुष कक्षा से बाहर निकला तो उसने काजल को दूर से इंतजार करते देखा। उसी समय उसने आसपास के सहपाठियों की भनभनाहट सुनी। जल्दी से देखो, काजल फिर से आयुष का इंतजार कर रहा है। क्या ये संभव है कि वे एक साथ हों? मुझे लगता है कि यह संभव है। मैंने सुना है कि काजल और आयुष की सगाई उनके माता पिता की मर्जी से तय हुई थी। उनके बीच जरूर कुछ है। हाँ, बहुत सुंदर महिला है, लेकिन वह आयुष जैसे एक अप्रिय व्यक्ति के साथ है। ये गाय के गोबर के ढेर पर एक ताज़ा फूल चिपकाने जैसा है। काजल स्वर्ग से आई देवी की तरह है। शश, क्या तुम जीने से थक गए हो ऐसी बकवास बातें करते करते? चर्चा सुनकर काजल इतनी शर्मिंदा हो गई कि उसने अपना सिर इतना नीचे झुका लिया कि वह लगभग उसकी छाती तक पहुंच गया। आयुष को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। वह अच्छी तरह जानता था कि काजल के साथ उसका कैसा रिश्ता था। वह पहले से ही एक जाना माना अपव्ययी था और उसे हर तरह के नामों से पुकारा जाता था, सिवाय गाय का गोबर कहे जाने के। तुम मुझसे दूर हो जाओ। काजल ने अपनी छोटी सी नाक सिकोड़ ली। मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ, मेरे इतने पास मत आना। ओह, आयुष ने शांति से जवाब दिया, लेकिन वह फिर भी अपने रास्ते पर चला गया और काजल के बगल में चला गया। शिनिक्सन, चलो, मैं तुम्हें कुत्तों को दिखाने के लिए ले जाऊंगा। मैंने उन्हें आज सभी कुत्तों को वापस लाने के लिए विशेष रूप से निर्देश दिया है। वाह, तुम मेरे इतने करीब क्यों चल रही हो? काजल एक तरफ कूद गई जैसे उसने कोई भूत देखा हो। मुझे पता है, बस मेरे इतने करीब मत आओ। आयुष ने असहाय भाव से अपने कंधे उचकाए। ठीक है, इसलिए दोनों लगभग 50 मीटर की दूरी पर चले। हालांकि अंततः वे आयुष के सोआरिंग एंजल में एक साथ सवार हो गए। काजल कार में बैठी उदास दिख रही थी। उसे पता था कि अगर उसके और आयुष के बीच कुछ भी हुआ तो ये खबर स्कूल के मैदान में जंगल की आग की तरह फैल जाएगी। लेकिन उसका ऐसा कोई इरादा नहीं था। हकीकत में काजल ने इस खबर के फैलने की गति को कम करके आंका था। तियानजिन कॉलेज के आधिकारिक मंच पर एक आकर्षक लाल विषय सबसे ऊपर था। देवी काजल आयुष की कार में सवार हुई। किस तरह के चौंकाने वाले रहस्य छिपे हैं? पोस्ट में काजल की अपनी कक्षा के बाहर आयुष का इंतजार करते हुए, दोनों के साथ साथ स्कूल से बाहर निकलते हुए, काजल के शर्माते हुए और साथ में कार में सवार होते हुए उनकी क्लोजअप तस्वीर थी। कुछ ही समय में फॉलोअर्स की संख्या बढ़ गई। 2 घंटे से भी कम समय में 5000 से अधिक व्यूज और 400 से अधिक कमेंट्स आ गए। सहपाठी 1, आह मेरी देवी, तुम इतनी आसानी से आयुष के शानदार जहाज पर क्यों चढ़ गईं? क्या तुम्हें अब मेरी नाव नहीं चाहिए? सहपाठी 2, देवी, आपने खुद को इस स्तर तक क्यों गिरने दिया? आपको कम से कम कोई लंबा, अमीर और सुंदर व्यक्ति तो ढूंढना चाहिए था। हालांकि आयुष अमीर और सुंदर है, लेकिन वह लंबा नहीं है और वह एक अपव्ययी है।
देवी, आपने ऐसा क्यों किया? सहपाठी 3, देवी, मत जाओ। मेरा दिल लाखों टुकड़ों में टूट गया है और हर टुकड़े पर तुम्हारा नाम लिखा है। सहपाठी 4, ओह 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 यंग मास्टर आयुष, हालांकि आपने देवी का दिल जीत लिया है, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। अगर मैं आपका दिल नहीं जीत सकता तो मैं आपको पाना चाहता हूँ। मेरा इंतजार करो। सहपाठी 5, युवा मास्टर आयुष को आज भगवान का स्पर्श अवश्य मिला होगा। उसने दोपहर में लियू मिंगचेंग को हराया और शाम को देवी को ले गया। हाँ, ये सच है कि पीछे की लहरें आगे की लहरों को पछाड़ रही हैं। आयुष मिंगचेंग से ज्यादा शक्तिशाली है। अध्याय 29। आयुष को इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि उसने स्कूल में क्या उथल पुथल मचाई थी। वह उस दूसरे रेस्टोरेंट में खड़ा था जहां उसने उस अजीब भाई से खाना खरीदा था और वहां फर्श पर लौट रहे कुत्तों को देख रहा था। 100 तिब्बती मास्टिफ, चाओ चाओ, हस्की और सैमोइड बड़े, मध्यम और छोटे आकार के अलग अलग आकार के थे। हाँ, पूरे 400 कुत्ते रेस्टोरेंट की पहली मंजिल के लाउंज में इधर उधर घूम रहे थे। छोटे कुत्ते दूसरे छोटे कुत्तों को काट रहे थे और बड़े कुत्ते दूसरे बड़े कुत्तों को काट रहे थे। हस्की और सैमोइड चिल्ला रहे थे और तिब्बती मास्टिफ और चाओ चाओ के बाल खड़े हो रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वे लड़ने वाले हैं। प्रथम तल का पूरा लाउंज अस्तव्यस्त था। बीच में 400 कुत्तों को नजरअंदाज करते हुए लाउंज के पूर्वी हिस्से में ऐसे डिब्बे रखे हुए थे जो पूरी दीवार को एक औसत आदमी की ऊंचाई तक ढंक रहे थे। उन सभी में कुत्तों का खाना था। इसी तरह पश्चिमी हिस्से में भी ऐसे डिब्बे रखे हुए थे जो पूरी दीवार को एक औसत आदमी की ऊंचाई तक ढंक रहे थे। उनमें दूध था। यह एक ऐसा दृश्य था जिसे शायद 100 सालों में भी नहीं देखा गया हो। काजल को भी कुत्ते पसंद थे, खासतौर पर बेवकूफ दिखने वाले चाओ चाओ, लेकिन इस दृश्य को देखकर उसकी साफ बड़ी आंखें लगभग बाहर निकल आईं और उसका कोमल मुंह आकार में खुल गया। उसने पूरे 2 मिनट तक यही भाव बनाए रखा। ऐसे समय में विभिन्न कुत्तों की विशेषताओं और गुणों का अवलोकन करना आसान था। तिब्बती मास्टिफ निस्संदेह कुत्तों के राजा थे। उनके सिर ऊंचे थे और वे कभी कभी दूसरे कुत्तों की ओर अपने दांत दिखाते थे। जब वे चिल्लाते थे तो ऐसा लगता था जैसे आसमान में गड़गड़ाहट हो रही हो। चूंकि इस प्रकार के कुत्ते बहुत क्रूर थे, इसलिए उन्हें अलग अलग बड़े धातु के पिंजरों में रखा जाता था। अगर ऐसा नहीं होता तो लाउंज पहले ही खून से लथपथ हो चुका होता। चाओ चाओ ज्यादा मूर्ख होते थे, खासतौर पर छोटे वाले जो फर्श पर लेटे रहते थे और फरबॉल की तरह इधर उधर घूमते रहते थे। उन्हें देखकर कोई भी मुस्कुराए बिना नहीं रह सकता था। बेशक सिर्फ छोटे वाले ही प्यारे थे। बड़े हो चुके चाओ चाओ काफी खूंखार थे। वे ही एकमात्र ऐसे थे जो तिब्बती मास्टिफ से नजर मिलाने की हिम्मत रखते थे। 4 प्रकार के कुत्तों में से हस्की सबसे चंचल और जिज्ञासु थे। वे हर जगह दौड़ते थे और जो कुछ भी देखते थे उसे काट लेते थे। प्लास्टिक या कपड़े से बनी कोई भी चीज उनके लिए काटने लायक होती थी, यहाँ तक कि धातु की मेज के पैर भी हस्की के काटने के निशानों से ढके होते थे, या यूं कहें कि हस्की के लार से। तुलनात्मक रूप से कहें तो सैमोइड शांत थे और उन्हें सबसे सुंदर माना जा सकता था। यदि कोई उनके सफेद फर को नजरअंदाज कर दे तो वे हर जगह फैल जाते थे। ये वसंत ऋतु की शुरुआत थी, मौसम गर्म होने लगा था। ये वह समय था जब सैमोइड अपने फर को सबसे ज्यादा बहाते हैं। वहां मौजूद कुत्तों की संख्या को देखते हुए ये दृश्य लगभग बर्फबारी के दृश्य जैसा था। जो व्यक्ति स्थिति को नहीं समझता वह इसे बर्फबारी वाली रात के फिल्मी दृश्य के रूप में भी समझ सकता है। रेस्टोरेंट के कर्मचारी डर के मारे रेस्टोरेंट के एक कोने में दुबके हुए थे, जबकि आयुष इस दृश्य से काफी संतुष्ट था। उसने मुड़कर लिंग शियाओई से कहा, अच्छा किया शियाओई, मुझे ऐसा ही दृश्य चाहिए। मैं तुम्हें 5000 युआन टिप दूंगा। लिंग शियाओई काले रंग की नौकरानी की पोशाक पहने हुए उसके बगल में खड़ी थी। उसने जल्दी से झुककर आयुष को धन्यवाद दिया। आपकी टिप के लिए धन्यवाद यंग मास्टर। इस समय आयुष के पैरों के नीचे एक सफेद फर का गोला लुढ़क गया। नीचे देखने पर उसने एक छोटा सा समोइड देखा जो अभी तक ठीक से चल भी नहीं सकता था। आयुष नीचे बैठ गया और छोटे समोइड के रोएदार सिर को सहलाया और छोटा साथी वास्तव में ऊपर देखा और उसे देखकर मुस्कुराया। इससे आयुष बहुत प्रसन्न हुआ और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए कहा, ये छोटा साथी वास्तव में मुस्कुराना जानता है। हाँ, तो मैं तुम्हें चुन लूंगा। उसने छोटे समोइड को गले लगाया, खड़ा हुआ और छोटे साथी को देखा। उसका शरीर पूरी तरह से बर्फ की तरह सफेद था, बिना किसी अजीब रंग के बाल के। उसके 4 पंजों पर पैर छूने में नर्म, गुलाबी और नाजुक थे। इसका समग्र रूप शानदार था। आयुष काफी संतुष्ट था। हाँ, मैं अब से तुम्हें जियाओ जियाओ दो कहूंगा, क्या ये ठीक है? आयुष की बातें सुनकर छोटा लड़का फिर से मुस्कुराया और चिल्लाया, ओह हाँ, शिनशिन ने भी अपनी पसंद चुन ली है। काजल ने सावधानी से एक प्यारा सा चाओ चाओ चुना था। आयुष ने मुड़कर लिंग शियाओई से कहा, सभी से एक कुत्ता चुनने को कहो। ठीक है। तीनों नर नौकर एक एक तिब्बती मास्टिफ चुनेंगे। तुम और बाकी 5 मादा नौकर एक एक हस्की चुनेंगे। चलो कुत्तों को घुमाने चलते हैं। लिंग शियाओई को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे मुस्कुराना चाहिए या रोना चाहिए। हाँ यंग मास्टर। 5 मिनट बाद में 3 नर नौकर आगे आगे चल रहे थे, जिनमें से प्रत्येक के साथ एक तिब्बती मास्टिफ था जो हर किसी को देखकर भौंक रहा था। आयुष अपने नए पालतू जानवर समोइड शियाओ शियाओ को लेकर बीच में चल रहा था, जबकि काजल एक सफेद बालों वाली चाओ चाओ को लेकर उसके बगल में चल रहा था।
चूंकि वह पहले ही अपना चेहरा बहुत ज्यादा खो चुकी थी, इसलिए उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वह फिर से अपना चेहरा खो दे। लिंग शियाओई और दूसरी मादाएं एक एक हस्की के साथ जोड़ी बनाकर उनके पीछे चल रही थीं। जहां तक ड्राइवर की बात है, उसने एक लैब्राडोर को न जाने कहां से मंगवाया था और वह पीछे चल रहा था। जब ये लोग सड़कों पर चल रहे थे तो हर राहगीर का ध्यान इन लोगों की ओर आकर्षित हो रहा था। जब ये लोग गुजर रहे थे तो लोग खुशी से चिल्ला रहे थे और सड़क पर ऐसी आवाजें गूंज रही थीं। आह मम्मी, देखो वहां कितने सारे कुत्ते हैं। वूफ वूफ वूफ। क्या वे कुत्तों को टहला रहे हैं या फिर वे कुत्तों का इस्तेमाल लोगों को काटने के लिए करने की योजना बना रहे हैं? जल्दी करो और उनसे दूर चले जाओ। यह क्या वे कोई फिल्म शूट कर रहे हैं? ओह। आयुष अपने पैरों को फैलाकर चलता था और धूप का चश्मा पहनता था, जो दूसरी पीढ़ी के पूर्वज तीन उरांव पुत्र का मानक आचरण था। काजल शर्मिंदा थी और उसने अपना सिर नीचे कर लिया, केवल उस छोटे सफेद चाव चाव को देखने पर ध्यान केंद्रित किया जिसका नाम उसने जियो जियो बाई 4 रखा था और कुत्ते को अपनी बाहों में उठाए हुए थी। नौनौकर बहुत ही उत्साही और हिम्मत से भरे हुए थे। उनकी आंखों में भाव और भाव उस अंकल बर्ड के समान थे जो गंगनम स्टाइल गाते थे। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि वे अपने कुत्तों को किसी ऐसे व्यक्ति पर छोड़ देंगे जो उनकी आंखों को अच्छा न लगे। नाई की दुकान के प्रवेश द्वार पर पहुंचकर आयुष ने काजल को अपने साथ खींच लिया और अंदर घुस गया। नौकर और ड्राइवर, कुल 10 लोग अपने कुत्तों के साथ प्रवेश द्वार पर पहरा दे रहे थे। सभी राहगीर दूर चले गए और किसी अजनबी ने पास आने की हिम्मत नहीं की। आयुष और काजल को अंदर आते देख नाई तुरंत उनके पास आया और उनका स्वागत किया। हाय, क्या आप दोनों बाल कटवाने आए हैं? हाँ, बाल कटवाने हैं, लेकिन हम दोनों के लिए नहीं। आयुष ने अपना चेहरा सीधा रखा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। नाई असमंजस में पड़ गया। फिर आयुष ने जियाओ बाई की ओर इशारा किया जो काजल की बाहों में थी। इसके लिए एक हेयर स्टाइल बनाओ। नाई के हाथ में जो कैंची थी वह एक धमाके के साथ जमीन पर गिर गई। उसे संभलने में कुछ समय लगा और फिर उसने कहा, ओह ठीक है, क्या मैं जान सकता हूं कि आप इसके लिए किस तरह का हेयर स्टाइल चाहते हैं? आयुष ने अपनी जेब में हाथ डाला और एक कागज का टुकड़ा निकाला। इस प्रकार 10 मिनट बाद जियो जियो बाई ने पांडा जैसा हेयर स्टाइल बनाया और नाई की दुकान से बाहर निकल गई। उल्लेखनीय बात यह थी कि बाल कटवाने में कोई पैसा खर्च नहीं हुआ था, क्योंकि आयुष ने फोन करके दुकान खरीद ली थी। घर वापसी की यात्रा और भी ज्यादा ध्यान खींचने वाली थी। कुत्तों को आगे ले जा रहे लोगों का एक समूह, एक खूबसूरत लड़की किसी ऐसी चीज को उठाए हुए जो पांडा जैसी लग रही थी। मूल रूप से ये बहुत ही शानदार, शांत, जंगली और बस मन को उड़ाने वाला था। अमीरों की दुनिया वास्तव में ऐसी चीज थी जिसे एक सामान्य व्यक्ति कभी नहीं समझ सकता था। वे पश्चिम की ओर चलते रहे और एक बगीचे में पहुंचे जिसे अभी विकसित किया जाना था। ये जगह कुत्तों के रहने वाले रेस्टोरेंट से लगभग 700-800 मीटर दूर थी और एक पहाड़ी इलाका था जिसे अभी विकसित किया जाना था। सड़क के किनारे घास का एक समतल मैदान था। आगे एक छोटी सी पहाड़ी थी जो लगभग 50-60 मीटर ऊंची थी। पहाड़ी पर पेड़ पौधे उगे हुए थे और एक दुर्लभ बात यह थी कि एक नदी पहाड़ी के तल से होकर गुजरती थी और फेग्युआन झील में बहती थी जो लगभग 200 मीटर दूर थी। शायद यही वजह थी कि इस जगह पर अभी तक कोई इमारत नहीं बनी थी, जिसकी वजह से यहाँ का वातावरण काफी अच्छा था। आयुष ने बाएं, दाएं, ऊपर और नीचे देखा, फिर अचानक अपनी उंगलियां चटकाईं। मैं इस पहाड़ी को जीतूंगा। अगली बार जब हम कुत्तों को टहलाने जाएंगे तो यहीं आएंगे। अध्याय 30। आयुष को पहाड़ खरीदने के बारे में बोलते हुए सुनने के बाद काजल ने कमजोरी से कहा, आप इस पहाड़ को क्यों खरीदना चाहते हैं? यहाँ बहुत सुंदर नज़ारा है। क्या आप पहाड़ को समतल करके घर बनाना चाहते हैं? जैसे कि तिब्बती मास्टिफ काजल को जवाब दे रहा था, जब उसने बोलना समाप्त किया तो उसने 2 बार भौंका। आहा। बाद में उसने नौकर को अपने साथ घसीटा, एक पेड़ के नीचे बैठने से पहले चारों ओर दौड़ लगाई और निशान छोड़ दिया। आयुष इसे देखकर बहुत खुश हुआ और गाने लगा। वर्ष 2014 उस दिन वसंत ऋतु में स्वर्ग में तियानजिंग पर्वत पर एक तिब्बती मास्टिफ था। उसने एक चक्राकार दिशा में पेशाब किया। ये निश्चित रूप से भाग्य था, भाग्य। ये पर्वत मेरा होगा, मैं राजा बनूंगा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। काजल अवाक रह गया। लकीज यंग मास्टर, ये गाना प्रतिभा का एक नमूना है, बहुत शक्तिशाली और सशक्त। भीड़ खुशी खुशी कुत्तों को टहला रही थी, तभी अचानक इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। एक लाल रंग की लग्जरी स्पोर्ट्स कार भीड़ के सामने आकर रुकी। कार की बॉडी सुव्यवस्थित थी, हालांकि यह छोटी थी। इसे स्पोर्ट्स कार कहने के बजाय ये कला का एक नमूना ज्यादा था। खास तौर पर जी अक्षर वाले पंख, जो साफ तौर पर बताते थे कि ये दुनिया की सबसे बेहतरीन स्पोर्ट्स कारों में से एक है। जेंटली इस समय ऐसी कार का रुकना एक मूर्ख व्यक्ति भी जानता था कि यह आयुष के लिए आई है। यह न समझ पाने के कारण कि ये दुश्मन है या दोस्त, नौकर तुरंत आयुष के सामने कुत्तों के साथ खड़े हो गए और कड़ी निगरानी रखी। कार का दरवाजा खुला और एक जोड़ा कार से बाहर निकला। उस आदमी का चेहरा जवान लग रहा था, उसकी उम्र मुश्किल से 18 या 19 साल होगी। वह सुंदर था, लेकिन उसकी नज़र ठंडी थी, उसके मुंह के कोनों से तिरस्कार झलक रहा था। वह निश्चित रूप से दोस्ताना नहीं लग रहा था। महिला की उम्र लगभग 23 या 24 साल थी।
उसका चेहरा सुंदर था लेकिन भावशून्य था, हालांकि उसमें थोड़ा आकर्षण था। आकर्षक होने के साथ साथ दोनों ही बातें उस पर बहुत खूबसूरत लग रही थीं और कुछ भी बेमेल नहीं लग रहा था। वह लंबी थी। आयुष की नज़र में उसकी लंबाई कम से कम 1.7 मीटर होनी चाहिए। एक महिला का लंबा होना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। जो अलग था वह यह था कि उसका अनुपात कितना अच्छा था। उसकी गोल और पतली लंबी टांगें और उसके शरीर का पैर से शरीर अनुपात सुनहरा था। काले फीते और काली हील्स के साथ वह लगभग जानलेवा लग रही थी। आयुष को यकीन नहीं था कि ये दो लोग कौन थे। हालांकि ड्राइवर ने उन्हें पहले भी देखा था और जल्दी से उन्हें प्रणाम किया। वांग मिंगयू मास्टर मनीष सिंह और मिस म्यू युक्सी को नमस्कार करता है। वह शायद उनका अभिवादन कर रहा था, लेकिन अवचेतन रूप से उसका शरीर आयुष की ओर झुका हुआ था। सिंह परिवार में 20 से अधिक वर्षों तक काम करने के बाद वह अच्छी तरह से जानता था कि आयुष के प्रति कौन बुरी नीयत रखता है। दंपत्ति ने ड्राइवर के अभिवादन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। मनीष सिंह मुस्कुराया और आयुष की तरफ बढ़ा, उसे ऊपर से नीचे तक देखा। यहाँ आते समय मैं सोच रहा था कि इतने सारे लोगों को कुत्तों को घुमाने के लिए लाकर ऐसा नज़ारा किसने बनाया होगा। लगता है कि मैं सही था, ये वास्तव में आयुष सिंह का ही कमाल था। हाँ, आयुष को तुरंत पता चल गया कि यह आदमी सिंह परिवार का ही कोई और व्यक्ति होगा जो उससे ईर्ष्या करता होगा। स्वाभाविक रूप से आयुष ने उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। उसने अपनी छोटी उंगली बाहर निकाली और अपनी नाक खुजाने लगा। इससे तुम्हें क्या मतलब है कि मैं कैसे बर्बाद करता हूँ? तुम्हें देखने के लिए अपनी कार रोकनी पड़ी। क्यों? क्या तुम्हारी नज़र मेरे किसी कुत्ते पर थी? तुम चाहो तो उसे ले जा सकते हो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अगर यह पर्याप्त नहीं है तो वहाँ 400 और हैं। तुम अपनी पसंद का कुत्ता चुन सकते हो। आयुष को ये कहते हुए सुनकर कि उसके पास 400 से ज्यादा कुत्ते हैं, मनीष सिंह जोर से हंसने लगा और अपनी जांघ पर थपकी देने लगा। 400 से ज्यादा कुत्ते? हाँ, मेरे भाई आयुष, तुम जरूर बर्बादी के नए नए तरीके निकाल सकते हो। मैं इतना सक्षम नहीं हूँ। हालांकि काजल ने आयुष सिंह को नीचा देखा और उसके पास रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, लेकिन उसने इस पल आयुष सिंह का साथ देने में संकोच नहीं किया और गुस्से में दावा किया, आयुष जो चाहे कर सकता है। तुम कौन हो उसका मजाक उड़ाने वाली? हाँ, तो फिर तुम कौन हो? तुम मेरे भाई आयुष के साथ कुत्तों को क्यों घुमा रही हो? राहुल सिंह ने काजल को ऊपर से नीचे तक घूरा और अचानक उसे एहसास हुआ, ओह, मुझे पता है, तुम अग्रवाल परिवार की महिला हो जिसकी सगाई आयुष सिंह से हुई है न? अया, तुम बहुत सुंदर हो। अफसोस की बात है कि तुम्हारी जिंदगी इतनी कठिन है। बहुत अफसोस की बात है। मैं वही करूंगी जो मैं चाहती हूँ। तुम कौन होते हो परवाह करने वाले? काजल ने अपनी मीठी आवाज में कहा, हालांकि उसने गुस्से में अपनी बाहें ऊपर उठाईं। उसकी बाहों में अभी भी छोटा सफेद चाव चाव था जो पांडा जैसा दिख रहा था। उसके हाव भाव के साथ ये थोड़ा हास्यास्पद लग रहा था। आयुष ने चुपके से काजल की ओर अपना अंगूठा बढ़ाया। हे, अच्छा काम शिनिक्सन, मैंने तुम पर यूं ही प्यार नहीं किया। उसने खांसते हुए कहा, क्या तुम अपनी बात कहोगी? मेरा समय बहुत कीमती है। हर मिनट की कीमत कुछ 100,000 है। मनीष सिंह फिर हंसा, तुम्हारा मतलब है कि तुम हर मिनट कुछ लाख बर्बाद करते हो? लंबी और खूबसूरत म्यू युक्सी मनीष सिंह और बाकी लोगों के बीच बातचीत को देखने के लिए तैयार नहीं थी। उसने भौहें सिकुड़ी और मनीष सिंह को रोक दिया। बस, हम आपको बकवास करने की अनुमति देने के लिए कार से बाहर नहीं निकले। आपने इस साल केवल 3 मिलियन युआन कमाए हैं। आप आयुष से कितने बेहतर हैं। उसका लहजा उसके हाव भाव जितना ही ठंडा था, लेकिन उसके शब्द शक्तिशाली थे। मनीष सिंह ने मुस्कुराना बंद कर दिया और आज्ञाकारी ढंग से पीछे हट गया। म्यू युक्सी ने भीड़ के बीच आयुष को देखा और धीरे से आह भरी। जब आयुष का जन्म हुआ था तो उसने सिंह परिवार में काफी हलचल मचा दी थी। आयुष्मान सिंह सैकड़ों सालों में सिंह परिवार में पैसे कमाने के मामले में पहला प्रतिभाशाली व्यक्ति था। उसकी पत्नी लैन रुक्सी एक ईश्वर प्रदत्त महिला थी। 5 साल के भीतर उन्होंने सिंह परिवार के भीतर परिवारों के बीच एक बड़ा विभाजन पैदा कर दिया था। लेकिन स्वर्ग ने उनके साथ एक मजाक किया था। उन्हें बच्चा पैदा करने में कठिनाई हो रही थी। 5 या 6 साल तक शादी करने के बाद लैन रुक्सी से कोई खबर नहीं मिली थी। ये सिंह परिवार में सभी के लिए काफी परेशान करने वाला था। शादी के 7 साल बाद ही लैन रुक्सी को आखिरकार बच्चा हुआ। पूरा सिंह परिवार बहुत खुश था और जश्न 1 महीने तक चला था। जिस दिन आयुष का जन्म हुआ, लगभग सभी प्रभावशाली परिवारों ने अपनी बधाई भेजी थी। सिंह परिवार के सभी लोग आयुष को एक भाग्यशाली बच्चा मानते थे। लगभग सभी ने उसे अपनी सबसे विनम्र मुस्कान दी थी। उसकी अच्छी किताबों में आने की पूरी कोशिश की थी। लेकिन अच्छे दिन ज्यादा दिन तक नहीं टिके। आयुष कमजोर और बीमार पैदा हुआ था। वह पढ़ाई में पीछे रह गया। जब वह बड़ा हुआ तो वह व्यापार में भी अच्छा नहीं था। उसकी एकमात्र रुचि फिजूल खर्ची थी, हर तरह से फिजूल खर्ची करना। एक बार की बात है, म्यू युक्सी, जो सिंह परिवार का हिस्सा था, आयुष की स्थिति से ईर्ष्या करता था। लेकिन ऐसा लग रहा था कि आयुष अब एक अलग ही स्तर पर था। हाल के वर्षों में आयुष के प्रदर्शन को देखते हुए वह शायद सूची के निचले आधे हिस्से में ही था। जरूर उसके माता पिता उसकी देखभाल करेंगे और उसे बहुत सारा धन छोड़कर जाएंगे, लेकिन इसका कोई मतलब नहीं होगा।
जिस तरह से वह बर्बाद कर रहा था, उसे देखते हुए उसे कंगाल बनने में सिर्फ 10 या शायद 20 साल ही लगे होंगे और उसके पास कुछ भी नहीं होगा।